जब भाइयों ने चंद्रेश चौधरी को आते देखा तो वे लगभग चिल्ला उठे, वरिष्ठ चौधरी, उसे छुट्टी कैसे मिल गई? जगदीश ने आश्चर्य से कहा। इस समय उसके बगल में बैठे भाई भी दूर से आ रहे चंद्रेश चौधरी को आश्चर्य से देख रहे थे। विवान और भी उदास हो गया, यह सोचकर कि चंद्रेश चौधरी को अचानक अस्पताल से छुट्टी क्यों मिल गई। चंद्रेश चौधरी ने अपने सामान्य कपड़े पहन लिए थे। उसके कदम अभी भी पहले की तरह दृढ़ थे और उसने अपनी तलवार कांस्य को एक हाथ में कसकर पकड़ रखा था। जब उन्होंने भूत सेवक और चंद्रेश चौधरी को अपनी ओर आते देखा तो उनके भाइयों ने उन्हें घेर लिया। वरिष्ठ चौधरी, आप अस्पताल से कैसे छुट्टी पा गए? हाँ, सीनियर चौधरी, क्या आप ठीक हो गए हैं? भाइयों ने तुरंत उसे घेर लिया और पूछा। चंद्रेश चौधरी ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैं पहले से बेहतर हूं, लेकिन डॉक्टर ने तो यह नहीं कहा कि आप इतनी जल्दी ठीक हो गए। भाइयों ने हैरानी से पूछा। चंद्रेश चौधरी ने कहा, डॉक्टर बकवास कर रहे हैं, मैं वास्तव में अब ठीक हूं। इस समय विवान भी वहां आया, चंद्रेश चौधरी को देखा और फिर भूत सेवक को देखा। क्या हुआ? आपको अस्पताल से छुट्टी कैसे मिली? विवान ने पूछा। भूत सेवक एक क्षण के लिए उदास दिखाई दिया, लेकिन चंद्रेश चौधरी ने अचानक कहा, युवा मास्टर, मेरी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, इसलिए इस बार मैं आपके साथ अग्रवाल परिवार के पास जा रहा हूं। चंद्रेश चौधरी की बातें सुनकर विवान तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। चंद्रेश चौधरी की ओर देखते हुए उन्होंने पूछा, क्या आपकी चोटें सचमुच पूरी तरह ठीक हो गई हैं? हाँ, चंद्रेश चौधरी ने कहा। चंद्रेश चौधरी को देखते हुए विवान ने भूत सेवक की ओर देखा, जिसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक असहाय लग रही थी। भूत सेवक के चेहरे के भाव देखकर विवान बिना सोचे समझे समझ गया कि क्या हो रहा है। एक पल सोचने के बाद उसने चंद्रेश चौधरी की ओर देखा और कहा, ठीक है, चूंकि तुम हमारे साथ आने की जिद कर रहे हो तो चलो, लेकिन आपको रास्ते में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, विवान ने कहा। चंद्रेश चौधरी ने आवाज निकाली। विवान चंद्रेश चौधरी के स्वभाव को जानता था, इसलिए वह समझ गया कि अगर वह उसे रोकने की कोशिश भी करेगा तो शायद कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसके पास उसे मनाने की कोशिश बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। विवान की सहमति सुनने के बाद भाइयों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनके दिलों में चंद्रेश चौधरी का साथ देना वाकई ज्यादा खुशी की बात थी। यह निर्णय लेने के बाद भाई रवाना होने के लिए तैयार हो गए। वाहनों का इंतजाम हथियारबंद समूह ने किया था। यहां से बंगलुरु शहर पहुंचने में सिर्फ एक दिन और एक रात लगेगी, यानी अगर वे अभी निकल पड़े तो किसी अप्रत्याशित परिस्थिति को छोड़कर कल इसी समय तक बंगलुरु शहर पहुंच जाएंगे। बस में चढ़ने के बाद भाइयों ने अपने पीछे चल रहे लोगों को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। विवान और उसके भाइयों को फिर से जाते हुए देखकर 100 फूलों वाली परी और अन्य लड़कियों की खूबसूरत आंखों में अनिच्छा का भाव था। अब बंगलुरु शहर, यह सदैव एक अंतर्राष्ट्रीय महानगर रहा है। अग्रवाल परिवार, जो बंगलुरु शहर में प्रसिद्ध है और भी अधिक उल्लेखनीय है। अग्रवाल परिवार बंगलुरु शहर के प्रमुख स्थानों पर अपनी अभूतपूर्व बड़ी संपत्ति के साथ शहर का सबसे बड़ा परिवार माना जा सकता है। इस समय अग्रवाल परिवार अभी भी बंगलुरु शहर में मजबूती से खड़ा है। विला परिसर के बाहर इलेक्ट्रॉनिक गेट पर सजे धजे सूट पहने सुरक्षा गार्ड खड़े हैं। अग्रवाल परिवार के विला क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को यहीं से होकर गुजरना होगा। अग्रवाल परिवार ने परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत कड़ी सुरक्षा रखी। अग्रवाल परिवार की हवेली के बीचों बीच दूर से ही एक दुबली पतली आकृति दिखाई दे रही थी। उसने साफ सफेद ब्लाउज के ऊपर एक फिटेड काला ब्लेजर, एक काली ब्लेजर स्कर्ट और अपनी लंबी सुडौल टांगों पर काले मोजे पहने हुए थे, जो उसकी कामुकता और सुंदरता को उजागर कर रहे थे। वह कव्या अग्रवाल हैं, जो अग्रवाल परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं। इस समय कव्या अग्रवाल ने काला चश्मा पहना हुआ था, जो उसे एक खूबसूरत और सेक्सी लुक दे रहा था। हालांकि उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की उदासी थी, मानो वह किसी इंतजार में खड़ी हो। जैसे ही कव्या अग्रवाल वहां खड़ा था, अचानक एक ग्रे सूट पहने आदमी अंदर से बाहर आया। वह व्यक्ति भव्य और कुलीन था। उसका चेहरा चौकोर था, भौहें मोटी थी और उसका सूट भी आकर्षक था। जैसे ही वह बाहर आया, कव्या अग्रवाल उसकी ओर आया और पूछा, पिताजी, क्या दादाजी अभी भी अंदर हैं? वह व्यक्ति स्पष्टतः कव्या अग्रवाल के पिता समीर अग्रवाल थे। कव्या अग्रवाल ने चिंतित स्वर में पूछा तो समीर अग्रवाल ने असहाय होकर आह भरी और धीरे से कहा, अफसोस, आपके दादाजी बाहर आने से इनकार कर रहे हैं। पिताजी, आखिर हुआ क्या था? बंसल परिवार जैसे बड़े परिवार का रातों रात
इतनी बेरहमी से कत्लेआम कैसे हो सकता है? कव्या अग्रवाल खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। पता चला कि बंगलुरु शहर को बंसल परिवार की हत्या के बारे में पहले से ही पता था। कव्या अग्रवाल के प्रश्न पूछने के बाद समीर अग्रवाल ने अपनी मोटी भौहों को गहरा सिकोड़ते हुए कहा, यह मैं इस समय नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि बंसल परिवार ने किसे नाराज किया, समीर अग्रवाल ने कहा। समीर अग्रवाल के ऐसा कहने के बाद कव्या अग्रवाल ने एक पल के लिए सोचा और कहा, दूसरे पक्ष ने न केवल बंसल परिवार के इतने सारे लोगों को मार डाला, बल्कि बंसल परिवार का मुखिया भी काट दिया। यह स्पष्ट है कि उनके मन में गहरी नफरत है। दुनिया अब अराजकता में है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि किस तरह का दुष्ट व्यक्ति इतना क्रूर काम करेगा, समीर अग्रवाल ने सदमे में कहा। एक परिवार जो हमारे परिवार के बराबर था, उसे रातों रात पूरी तरह से मार दिया गया। दूसरा पक्ष वास्तव में भयानक है, कव्या अग्रवाल ने मन ही मन सोचा। समीर अग्रवाल ने भी कहा, आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है। मैं भी अब इस बारे में चिंतित हूं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत बुरा लग रहा है, समीर अग्रवाल ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। कव्या अग्रवाल ने एक पल सोचा, फिर अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। मैं अभी केवल दादाजी के बारे में चिंतित हूं। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या सोच रहे होंगे, कव्या अग्रवाल ने धीरे से कहा। समीर अग्रवाल ने कहा, बंसल परिवार के नरसंहार के बारे में सुनने के बाद आपके दादाजी बहुत उदास हो गए हैं। वह अभी भी पिछवाड़े में अकेले हैं। आखिरकार बंसल परिवार का हमारे परिवार के साथ लंबे समय से रिश्ता रहा है। आह, समीर अग्रवाल ने चिंतित होकर कहा। कव्या अग्रवाल ने चुपचाप सिर हिलाया। हाँ पिताजी, मैं भी अब दादाजी के बारे में थोड़ा चिंतित हूँ। मुझे लगता है कि आपके दादाजी को थोड़ी शांति और सुकून देना सबसे अच्छा है। वह इस समय बाहरी लोगों से परेशान नहीं होना चाहते, इसलिए फिलहाल उन्हें परेशान न किया जाए, समीर अग्रवाल ने कहा। अपने पिता की बात सुनने के बाद कव्या अग्रवाल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। बोलने के बाद कव्या अग्रवाल वापस चले गए। बंसल परिवार के नरसंहार की खबर बहुत तेजी से फैल गई। न केवल विवान और उसके समूह को खबर पता चली, बल्कि अग्रवाल परिवार को भी बंसल परिवार पर आए दुर्भाग्य के बारे में तुरंत पता चला। बंसल परिवार के समकक्ष 4 महान परिवारों में से एक अग्रवाल परिवार दहशत की स्थिति में था। कोई नहीं जानता था कि बंसल परिवार के साथ क्या हुआ था। यह तो दूर की बात है कि किस तरह का भयानक व्यक्ति बंसल परिवार के 100 से अधिक सदस्यों को रातों रात मार सकता था। ये तरीके न केवल क्रूर थे बल्कि पूरी तरह से अमानवीय भी थे। जब अग्रवाल परिवार के मुखिया राघव अग्रवाल को इस भयानक समाचार का पता चला, तो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गहरा आघात पहुंचा। बूढ़ा आदमी पिछले कुछ दिनों से घर के पीछे स्थित पैतृक हॉल में रह रहा है और शायद ही कभी बाहर निकला हो। हर कोई जानता है कि ओल्ड मास्टर अग्रवाल और प्रदीप बंसल के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। आखिरकार पुरानी पीढ़ी के कई लोग पहले ही मर चुके हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से प्रदीप बंसल का अचानक सिर काट दिया गया। जहां तक पुरानी पीढ़ी का सवाल है, ओल्ड मास्टर अग्रवाल स्वाभाविक रूप से शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत प्रभावित हुए थे। पिछवाड़े में स्थित पैतृक हॉल हमेशा से वह स्थान रहा है जहां ओल्ड मास्टर अग्रवाल रहा करते थे। पुराना घर उलटफेर और दुख की भावना पैदा करता है। आंगन गिरे हुए पीले पत्तों से ढका हुआ था और यहां तक कि सदियों पुराना पेड़ भी उजाड़ सा लग रहा था। गहरे पैतृक हॉल के अंदर एक बूढ़ी आकृति निश्चल खड़ी थी। उसकी पीठ सीधी और कद काठी लंबा था, फिर भी वह एक वीरान सा एहसास दे रहा था। उसके सफेद बालों में लगभग काली लटें नहीं थीं और वह अपने दोनों पतले बूढ़े हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसने अपने लंबे शरीर पर एक धूसर रंग का लबादा पहना हुआ था। वह राघव अग्रवाल थे, जो अग्रवाल परिवार के संस्थापक थे। बूढ़ा आदमी आंगन में गहराई में खड़ा था। उसका चेहरा जीवन की कठिनाइयों की झुर्रियों से भरा हुआ था। वह अपने सामने सदियों पुराने पेड़ को देख रहा था, मानो विचारों में खोया हुआ हो। पीले पत्ते एक एक करके पेड़ से हवा में गिरे और फिर एक एक करके जमीन पर गिर गए, और बूढ़े मास्टर अग्रवाल बस वहीं खड़े होकर देख रहे थे। अचानक वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। भाई बंसल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी मौत इतनी दुखद होगी। ये शब्द अचानक बूढ़े मास्टर अग्रवाल के मुंह से निकले। अगर मैं, राघव अग्रवाल, अभी भी जिंदा हूं, तो मैं तुम्हारे भाई बंसल की ओर से तुम्हारे परिवार के 100 से ज्यादा सदस्यों की मौत का बदला जरूर लूंगा। ये शब्द मास्टर अग्रवाल ने बड़े विश्वास के साथ कहे थे।
पुरानी पीढ़ी के मित्र के रूप में राघव अग्रवाल को स्वाभाविक रूप से प्रदीप बंसल की मृत्यु पर कुछ दुख हुआ। तो चाहे कुछ भी हो, ओल्ड मास्टर अग्रवाल अभी भी अपने मृत पुराने दोस्त के लिए न्याय चाहते थे। बूढ़े मास्टर अग्रवाल अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़े थे। उनकी मोटी सफेद भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। वह सोच रहा था कि किस क्रूर व्यक्ति ने अग्रवाल परिवार के खिलाफ इतना जघन्य कृत्य किया होगा। लेकिन ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने इसके बारे में कितना भी सोचा हो, वह यह पता नहीं लगा सका कि बंसल परिवार के लिए इतनी गहरी नफरत किसने रखी और कौन इतने भयानक और क्रूर तरीके अपना सकता है। अपनी प्राचीन कलाकृति वज्रकेतु तलवार के खो जाने के बाद से बंसल परिवार ने अपनी पहचान गुप्त रखी है और युद्ध जगत के मामलों में शायद ही कभी दखल दिया हो। कौन कौन इतना निर्दयी हो सकता है कि पूरे बंसल परिवार का इतनी सफाई से कत्ल कर दे। कुछ देर सोचने के बाद ओल्ड मास्टर अग्रवाल अपने पैतृक हॉल में कदम से कदम मिलाकर चले गए। उसकी पीठ को देखकर ऐसा लगता है कि कभी शक्तिशाली रहा यह बूढ़ा आदमी सचमुच बूढ़ा हो गया है। पैतृक हॉल में अपने कमरे में लौटने के बाद ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने दरवाजा कसकर बंद कर दिया। वह स्वयं पैतृक हॉल के मध्य में बुद्ध की मूर्ति के सामने पालथी मारकर बैठ गए और चुपचाप बौद्ध प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे रात गहराने लगी। अंधेरा तेजी से पूरे इलाके में फैल गया, मानो कोई राक्षस हो। तभी अग्रवाल परिवार के घर के अंदर एक अनजान कोने से एक तेज काली परछाई अचानक से अंदर आ गई। वह कोना अग्रवाल परिवार के सदस्यों के अलावा किसी के लिए भी लगभग अनजान था। तो फिर एक काली आकृति अचानक अविश्वसनीय गति से कैसे अंदर घुस आई? कौन है भाई? जैसे ही वह काला व्यक्ति तेजी से अग्रवाल परिवार के परिसर में घुसा, उसने पहले सावधानी से चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर मुड़कर तेजी से विला परिसर के पीछे की ओर चला गया। उसकी गतिविधियों और दिशा के प्रति उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति अग्रवाल परिवार से बहुत परिचित है। चूंकि अग्रवाल परिवार के पास कई विला है, इसलिए साफ साफ कहें तो अगर कोई अजनबी रात में यहाँ आता तो शायद वहीं खो जाता। लेकिन वह अलग था। वह यहाँ के माहौल से बहुत परिचित लग रहा था और यहाँ तक कि उसे यह भी पता था कि यहाँ अग्रवाल परिवार के पहरेदार मौजूद हैं। अग्रवाल परिवार के परिसर के अंदर गार्डों को दरकिनार कर वह तेजी से पीछे हट गया और सबसे पीछे की ओर चला गया। ऐसा लग रहा है जैसे यह आदमी पीछे वाले पैतृक हॉल की ओर जा रहा है। सब जानते हैं कि पीछे वाला पुश्तैनी हॉल वही है जहां ओल्ड मास्टर अग्रवाल अकेले रहते थे। क्या हो सकता है कि अंधेरे में यह आदमी असल में ओल्ड मास्टर अग्रवाल को ढूंढ रहा हो? जैसी कि उम्मीद थी, इस आदमी ने अंधेरे का फायदा उठाया और तेजी से पीछे स्थित पैतृक हॉल की ओर चल पड़ा, जहां ओल्ड मास्टर अग्रवाल रहते थे। जब वह मंदिर के पीछे स्थित पैतृक हॉल में पहुंचा तो उसने पहले सावधानी से चारों ओर देखा, फिर अपने सामने स्थित पैतृक हॉल पर नजर डाली। एक छलांग लगाकर वह आसानी से पैतृक हॉल के बाहर आंगन की दीवार पर चढ़ गया। दीवार के ऊपर पहुंचकर जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, वह बिना कोई आवाज किए नीचे कूद पड़ा। अंधेरे की आड़ में वह कदम दर कदम पैतृक हॉल के कसकर बंद लकड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ा और पुराने मास्टर अग्रवाल के बारे में क्या जो पैतृक हॉल में रहते हैं, क्या वे सो रहे हैं या वे धर्म ग्रंथों का पाठ और बौद्ध मंत्र पढ़ रहे हैं? इस समय पैतृक हॉल के अंदर कोई रोशनी नहीं थी, केवल एक ही चीज दिखाई दे रही थी। वह थी ओल्ड मास्टर अग्रवाल, जो बुद्ध की मूर्ति के सामने चुपचाप पालथी मारकर बैठे थे। जैसे ही अंधेरे में वह आकृति पैतृक हॉल के दरवाजे तक पहुंचने वाली थी, ओल्ड मास्टर अग्रवाल, जो अपनी आंखें थोड़ी बंद करके सूत्रों का जाप और बौद्ध धर्मग्रंथों का पाठ कर रहे थे, ने अचानक धीरे से आह भरी। तुम आधी रात को मेरे कमरे में आए हो। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अचानक बूढ़े मास्टर अग्रवाल के मुंह से एक वाक्य निकला, जो अंधेरे में बुद्ध की मूर्ति के सामने चुपचाप बैठे थे। यह पता चला कि ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने पहले ही अंधेरे में आने वाले व्यक्ति को महसूस कर लिया था। यह कहा जा सकता है कि ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने उस समय से इसे महसूस किया जब वह पैतृक हॉल के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने इसे सीधे नहीं कहा। बूढ़े मास्टर अग्रवाल अचानक बोले, लेकिन उनकी आंखें अभी भी थोड़ी बंद थीं और उनका पूरा शरीर भी नहीं हिला। जैसे ही ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने ये शब्द कहे, बाहर खड़ी काली आकृति अचानक रुक गई। फिर छिपने के बजाय उसने धीरे से अपने सामने स्थित पैतृक हॉल के लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। जैसे ही पैतृक हॉल का लकड़ी का दरवाजा खोला गया, दरवाजे के सामने उसकी आकृति प्रकट हो गई। और बूढ़े मास्टर अग्रवाल का क्या हुआ?
वह अभी भी आंखें बंद करके पालथी मारे बैठे थे। पिता। अचानक उनके पीछे खड़ी काली आकृति से अपराधबोध भरी चीख निकली। जैसे ही उसने पिता शब्द कहा, उसके पैर घुटनों पर गिर पड़े। वह है प्रदीप अग्रवाल। दरअसल वह प्रदीप अग्रवाल था जो अपने परिवार की मदद करने के लिए बंगलुरु से वापस आया था, और वह उस बूढ़े व्यक्ति का सबसे छोटा बेटा भी था। जैसे ही उसने पिता शब्द सुना, बूढ़े मास्टर अग्रवाल के हाथ में प्रार्थना की माला जम गई, और उसी क्षण उसका पूरा वृद्ध शरीर थोड़ा कांप उठा। फिर उसने धीरे से अपना शरीर घुमाया और अंधेरे में अपने सामने घुटनों के बैठे अपने बेटे को देखा। एक बार की बात है, यह बुजुर्ग व्यक्ति अपने सबसे छोटे बेटे के बारे में सोच रहा था, और एक समय था जब उसे अपने सबसे छोटे बेटे की बुद्धिमत्ता और प्रतिभा पर गर्व था। लेकिन यह सब एक क्षणभंगुर क्षण की तरह है। अब यह सब बहुत दूर लगता है। प्रदीप अग्रवाल शायद भूल गए हैं कि अग्रवाल परिवार को छोड़े हुए उन्हें कितने साल हो गए हैं। जब वह 19 वर्ष का था, तब मास्टर अग्रवाल द्वारा सिखाई गई विलो कैटकिन तलवार तकनीक में उसने महारत हासिल कर ली, और उसके बाद वह गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि प्रदीप अग्रवाल कहाँ गया, नहीं यह कि वह जीवित है या मृत। यह बच्चा, जिसे कभी प्रतिभाशाली कहा जाता था, अचानक गायब हो गया, कई वर्षों तक गायब रहा। इतने साल बीत गए हैं, और प्रदीप अग्रवाल को अग्रवाल परिवार द्वारा लगभग पूरी तरह से भुला दिया गया है, सिवाय शायद उस बूढ़े व्यक्ति के। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह अब वापस आएगा। आप तुम अंततः वापस आ गए, बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने कहा। अंधेरे में उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। प्रदीप अग्रवाल अंधेरे में बूढ़े मास्टर अग्रवाल के सामने घुटने टेकते हुए पश्चाताप से भर गया और बूढ़े आदमी से कहा, पिताजी, मैं गलत था, मैं वापस आ गया हूं। ये शब्द प्रदीप अग्रवाल के मुंह से निकले। अंधेरे में बूढ़े मास्टर अग्रवाल की कभी चमकदार आंखें लाल हो गई थी। उसकी आवाज भी थोड़ी रुंधी हुई थी। उसके सामने उसका बेटा खड़ा था, जो कई वर्षों से घर से दूर था। बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने हमेशा सोचा था कि उनका बेटा मर चुका है, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में जीवित है और वास्तव में वापस आ गया है। लगभग 30 साल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अब भी घर आना जानते होगे। बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने अचानक अंधेरे में धीरे से आह भरी। इस आह में कितना आक्रोश और कितने वर्ष बर्बाद हुए हैं। लेकिन प्रदीप अग्रवाल ने सिर झुकाकर जमीन पर घुटने टेकते हुए कहा, पिताजी, मैं गलत था। मुझे सचमुच अपने पिता और भाइयों की याद आती है, लेकिन मैं गलत रास्ते पर चला गया हूं। मैं वापस नहीं लौट सकता, इसलिए मैं इस पूरे समय बाहर ही भटकता रहा हूं। प्रदीप अग्रवाल ने पीड़ा से कहा। हाँ, प्रदीप अग्रवाल ने वास्तव में गलत रास्ता अपनाया। उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि अब उसके लिए पीछे मुड़ना लगभग असंभव है। मुझे बताओ, इतने सालों तक तुम कहाँ थे, और तुम उस समय घर से क्यों भाग गए थे? बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने अचानक अपने बेटे से धीरे से पूछा। उसकी आंखें नम हो गईं और उसके वृद्ध चेहरे पर आंसू बहने लगे। लेकिन तभी प्रदीप अग्रवाल ने जमीन पर घुटने टेकते हुए पश्चाताप के साथ कहा, उस समय मैं युवा और उतावला था, और मुझे लगता था कि मैंने मार्शल आर्ट में पहले ही कुछ हासिल कर लिया है। इसलिए मैं घर से भाग जाना चाहता था और दुनिया में अपना रास्ता बनाना चाहता था। इसलिए मैं अकेले ही चला गया। लेकिन फिर मेरी मुलाकात किसी से हुई, एक बेहद ताकतवर इंसान से। मैं उसकी 10 चालों का भी सामना नहीं कर सका। लाचार होकर मुझे हार माननी पड़ी। और उस कमीने का परिचय मुझे एक भयानक और रहस्यमयी संगठन में ले गया। उसी पल से मुझे पता चल गया कि मैं गलत था। मैं पूरी तरह से उनके कब्जे में था। मुझे इसका पछतावा था और मैं उस संगठन को छोड़ना चाहता था। लेकिन वह संगठन बहुत भयानक था। उन्होंने न सिर्फ जहर से हम सबको अपने कब्जे में कर लिया था, बल्कि वे हमारे हर परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में भी सब कुछ जानते थे। अगर किसी ने इस संगठन को धोखा देने की हिम्मत की, तो उसके पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं बस उस संगठन में रह सकता था और उनके भाग्य को स्वीकार कर सकता था। प्रदीप अग्रवाल ने दर्द से अपना अतीत सुनाया। बूढ़े मास्टर अग्रवाल चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। उनके आंसू उनके चेहरे से बहकर ठंडी जमीन पर गिर रहे थे। उन्होंने उन्हें पूछा नहीं, बल्कि अचानक पूछा, उस समय तुम्हें हराने वाला कौन था? मुझे नहीं पता था, प्रदीप अग्रवाल ने जमीन पर घुटने टेकते हुए अफसोस से कहा, क्योंकि उसने बच्चे को कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाया। मैं बस इतना जानता हूं कि वह नर्क के द्वार का नेता है। उस कमीने की वजह से ही मैं इतने सालों से उसके नियंत्रण में हूं और एक हत्या मशीन बना हुआ हूं।
प्रदीप अग्रवाल ने धीरे से कहा, हाय, ऐसा लगता है कि तुम सचमुच उस भयानक संगठन हेल्स गेट में शामिल हो गए हो। अचानक बूढ़े मास्टर अग्रवाल के मुंह से एक दर्दनाक वाक्य निकला। जब बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने अचानक ये शब्द कहे, तो उनके सामने प्रदीप अग्रवाल ने सिर झुकाकर पछतावे से भरकर घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें अपनी युवावस्था की नासमझी और लापरवाही पर पछतावा हो रहा था। यदि गलतियों को सुधारने का कोई तरीका होता, तो मेरा मानना है कि प्रदीप अग्रवाल ने कभी भी अपने परिवार से भागने का विकल्प नहीं चुना होता। लेकिन जीवन में पीछे लौटना संभव नहीं है। तुम पुत्रहीन हो। आह! अचानक ये 3 शब्द बूढ़े मास्टर अग्रवाल के मुंह से एक भयंकर दहाड़ के साथ फूट पड़े। अंधेरे में बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने अचानक अपना दबंग चेहरा घुमाया और अपने जैविक बेटे को गुस्से से घूरा, जिसे उसने कई वर्षों से नहीं देखा था। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मेरे पुराने दोस्त कुनलुन मिस्टर भाटिया को तुमने ही मारा था, दुष्ट बेटे? बूढ़े मास्टर अग्रवाल दहाड़े। उनका शरीर भयानक हत्या के इरादे से भरा हुआ था और उन्होंने अपने बेटे को घूरा जो जिथर बजा रहा था। उसका हृदय ऐसा दुख रहा था मानो उसमें सुइयां चुभ रही हों। लेकिन प्रदीप अग्रवाल, जो जमीन पर घुटने टेक रहा था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता उस पुराने वरिष्ठ व्यक्ति का उल्लेख करेंगे। मिस्टर भाटिया, यह नाम सुनते ही प्रदीप अग्रवाल तुरंत दंग रह गया। फिर उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। यह मैं ही था, यह मैं ही था जिसने उसे मारा। ये शब्द प्रदीप अग्रवाल के मुंह से निकले। कुनलुन मिस्टर भाटिया, एकांत प्रिय गुरु जिनकी मृत्यु बंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से उपवन में हुई थी। उस दयालु और विनम्र बूढ़े व्यक्ति को वास्तव में प्रदीप अग्रवाल, शराबी और आत्मा रीपर द्वारा बंगलुरु शहर के बाहर जंगली जंगल में उसकी मौत के लिए मजबूर किया गया था। जब बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने वास्तव में कुनलुन मिस्टर भाटिया की हत्या करना स्वीकार कर लिया, तो उसके सामने खड़ा बूढ़ा ओयांग तुरंत एक भयानक जानलेवा आभा से भर गया। तुम पुत्रहीन हो। बूढ़े मास्टर अग्रवाल अचानक गुस्से से दहाड़े। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं और उसका लंबा शरीर उस क्षण क्रोध से कांप उठा। क्यों? तुमने मिस्टर भाटिया को क्यों मारा? बूढ़े मास्टर अग्रवाल गुस्से से दहाड़े। उनकी आंखें लाल थीं। वह एक भयानक जानलेवा आभा से भर गया, मानो उस क्षण उसने अपने ही बेटे को पहचाना ही नहीं। लेकिन प्रदीप अग्रवाल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई खंडन नहीं किया, केवल मौन रहा। उसने अपना सिर झुकाया और जमीन पर घुटने टेक दिए। क्या आप मिस्टर भाटिया और मेरे बीच के रिश्ते के बारे में जानते हैं? क्या तुम जानते हो कि मैंने एक बार ओल्ड मिस्टर भाटिया की लाश के सामने शपथ ली थी कि मैं उनसे इस खूनी झगड़ी का बदला लूंगा? ओल्ड मास्टर अग्रवाल अचानक दहाड़ा। प्रदीप अग्रवाल चुपचाप जमीन पर घुटनों के बल बैठा रहा। ओह, तुम बहुत देर से वापस आए हो। बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने अचानक एक वाक्य बोला। प्रदीप अग्रवाल ने अचानक अंधेरे में अपना चेहरा उठाया और अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देखा। आप, पिताज, मुझे मारना चाहते हैं? प्रदीप अग्रवाल ने अविश्वास से बूढ़े आदमी को देखा। अपने बेटे को देखते ही बूढ़े व्यक्ति की आंखें नम हो गईं और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। हाँ, स्वर्ग के पाप क्षमा किए जा सकते हैं, परंतु स्वयं द्वारा किए गए पाप क्षमा नहीं किए जा सकते। यह सब तुम्हारा अपना निर्णय था, बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने भारी मन से कहा। जब प्रदीप अग्रवाल ने जमीन पर घुटने टेकते हुए अपने पिता के शब्द सुने, तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और वहीं घुटनों के बल बैठा रहा। बच्चे, चिंता मत करो। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी राख को हमारे अग्रवाल परिवार के पैतृक हॉल में रख दूंगा, बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने अंत में कहा। प्रदीप अग्रवाल, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसने पहले ही अपना सिर नीचे झुका लिया था, मानो वह मृत्यु के क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। बूढ़े मास्टर अग्रवाल की शक्ति से भरी हथेली अब थोड़ी ऊपर उठ गई थी। यह हथेली का प्रहार, जो दबंग बल से भरा था, कोई मजाक नहीं था। अगर ऐसा प्रहार प्रदीप अग्रवाल के सिर पर पड़ता, तो प्रदीप अग्रवाल की मौके पर ही मौत हो जाती। क्या बूढ़े आदमी सचमुच कोई कार्रवाई करेंगे? उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी नम आंखें पहले से ही दूसरी ओर मुड़ी हुई थीं, मानो वह अपने ही बेटे को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर उसने अपने ही बेटे पर जोरदार प्रहार किया। क्या वह सचमुच ऐसा करने जा रहा है? सचमुच जाकर अपने ही बेटे को मार डालेगा? जैसे ही उसकी हथेली प्रदीप अग्रवाल के मुकुट पर प्रहार करने वाली थी, प्रदीप अग्रवाल, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, अचानक कांपती आवाज में चिल्लाया, पिताजी!
इससे पहले कि आप मुझे मार डालें, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है, कुछ ऐसी बात जो हमारे अग्रवाल परिवार के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। अपने बेटे की बातें सुनकर बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने अपनी हथेली, जो शक्ति से भरी हुई थी, प्रदीप अग्रवाल के चेहरे के सामने रोक दी। फिर उसने पूछा, यह क्या है? पिताजी, मैं इस बार आपसे क्षमा मांगने नहीं आया हूं, लेकिन मैं प्रदीप अग्रवाल हमेशा अग्रवाल उपनाम धारण करूंगा, इसलिए मुझे आपको इसके बारे में बताना होगा। जब ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने अपने बेटे को यह कहते सुना, तो वह थोड़ा हैरान हो गए। पिताजी, बंसल परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका है और हमारा अग्रवाल परिवार भी जल्द ही विनाश का सामना करेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी जान बख्श दे। मुझे हमारे परिवार के लिए अपना काम करने दीजिए। भले ही इसका मतलब मौत हो, मैं अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा, प्रदीप अग्रवाल ने कहा। प्रदीप अग्रवाल की अचानक टिप्पणी सुनकर ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने तुरंत पूछा, क्या आप जानते हैं कि बंसल परिवार को किसने मारा? मुझे पता है, प्रदीप अग्रवाल ने कहा। कौन? ओल्ड मास्टर अग्रवाल के मुंह से अचानक गुस्से से भरी दहाड़ निकली। लेकिन तभी प्रदीप अग्रवाल ने जमीन पर घुटने टेकते हुए अंधेरे में कहा, यह दशकों पहले का वह राक्षस है। वह राक्षस जिसे आपने और बंसल परिवार ने माउंट लुआन की एक चट्टान से कूदने के लिए मजबूर किया था। जब प्रदीप अग्रवाल ने अचानक ये शब्द कहे, तो बूढ़ी मास्टर अग्रवाल के चेहरे के भाव पल भर में पूरी तरह बदल गए। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, फिर उनकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। तुमने तुमने कहा, वह वही था, वह राक्षस, क्या वह अभी भी जीवित है? बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने अविश्वास से पूछा। उनके चेहरे पर घबराहट के भाव थे, लेकिन प्रदीप अग्रवाल ने जमीन पर घुटने टेके और कहा, वह अभी भी जीवित है। तुम्हारे द्वारा उसे चट्टान से कूदने के लिए मजबूर करने के बाद उसकी मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन उसे बहुत गंभीर चोटें आईं। हालांकि उसे नर्क द्वार के नेता ने बचा लिया, प्रदीप अग्रवाल ने कहा। प्रदीप अग्रवाल के ऐसा कहने के बाद ओल्ड मास्टर अग्रवाल काफी हैरान रह गए। क्या उस राक्षस को नर्क के द्वार के स्वामी ने बचाया था? बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने आश्चर्य से कहा। हाँ, बचाए जाने के बाद उसे दानव गुफा में छिपा दिया गया। बाद में नर्क द्वार के नेता ने राक्षस को उस वर्ष के दुष्ट देवता को मारने का आदेश दिया, लेकिन राक्षस ने मना कर दिया। इसलिए नर्क द्वार के नेता ने राक्षस को लुआन पर्वत के नीचे दानव गुफा में कैद कर दिया। लगभग 10 दिन पहले जब नर्क द्वार के नेता ने राक्षस को रिहा करने का फैसला किया, तो राक्षस ने हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया। प्रदीप अग्रवाल के शब्दों के बाद बूढ़े व्यक्ति ओयांग ने अपने बेटे के मुकुट से अपना हाथ थोड़ा हटा लिया और उसके वृद्ध चेहरे पर एक असहज भाव दिखाई दिया। अगर वह सचमुच अभी भी जीवित होता, तो वह निश्चित रूप से बदला लेने के लिए वापस आता, बूढ़े आदमी ओयांग ने अचानक कहा। बूढ़े मास्टर अग्रवाल को आज भी वह खूनी कसम याद है जो उस राक्षस ने लुआन पर्वत पर जाने के लिए मजबूर होने पर खाई थी। उसने एक बार कहा था, अगर वह अभी जिंदा होता तो वह यह सुनिश्चित करता कि चारों बड़े परिवारों का सफाया हो जाए, किसी को भी जिंदा न छोड़े। अब यह अविश्वसनीय है कि वह विकृत राक्षस अभी भी जीवित है और वास्तव में खूनी बदला लेने के लिए वापस आ गया है। यह सोचते ही ओल्ड मास्टर अग्रवाल की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। पिताजी, मुझे आशा है कि आप हमारे परिवार में सभी को यह खबर जल्द से जल्द बता देंगे, ताकि वे अब से उस राक्षस के आगमन के प्रति सतर्क हो सके। मैंने कुछ दिन पहले बंसल परिवार का विनाश देखा था। वह राक्षस बहुत क्रूर था, प्रदीप अग्रवाल ने जमीन पर घुटने टेकते हुए कहा। मास्टर अग्रवाल ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर पैतृक हॉल में आगे पीछे चले। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था और उसकी चमकदार आंखें चिंता से भरी हुई थीं। स्पष्टता उसके सामने बैठे मास्टर अग्रवाल भी स्थिति की गंभीरता को समझ सकते थे। पिताजी, कृपया मुझे रुकने और परिवार के लिए कुछ काम करने की अनुमति दें। इस मामले के खत्म होने के बाद मैं मिस्टर भाटिया के जीवन का प्रायश्चित करने के लिए मरने को तैयार हूं। प्रदीप अग्रवाल ने अपने पिता, बूढ़े व्यक्ति ओयांग से जमीन पर घुटने टेकते हुए विनती की। बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने उसकी ओर देखा, फिर कुछ और नहीं कहा, मुड़कर अकेले अंधेरे पैतृक हॉल से बाहर चले गए। प्रदीप अग्रवाल को कमरे में घुटनों के बल बैठा छोड़ दिया। प्रदीप अग्रवाल अपने दिवंगत पिता को देख रहा था, जो हृदय की पीड़ा से घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे तुरंत अंधेरे में समा गए। इस समय बूढ़े आदमी के अलावा
अग्रवाल परिवार में कोई भी राक्षसी द हेर्मेप्रोडाइट के बारे में नहीं जानता है, इसलिए पूरा अग्रवाल परिवार हाई अलर्ट पर नहीं है। उसी समय अग्रवाल परिवार के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के मुख्य द्वार पर एक ऑडी एज अचानक उनकी ओर तेजी से बढ़ी, मानो वह पागल हो गई हो। कार हिल रही थी, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी। जैसे ही कार अग्रवाल परिवार के निवास के गेट पर पहुंची, वह अचानक रुक गई, टायरों के जमीन से टकराने की तेज आवाज के साथ। अग्रवाल परिवार के गेट पर खड़े सुरक्षा गार्डों की नजर ऑडी एज पर पड़ी। कार का दरवाजा अचानक जोर से खुला और उसी क्षण 50 वर्ष की आयु का एक थका हारा सा दिखने वाला आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं, कार से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, मानो वह कई दिनों और रातों से सोया ही न हो। जैसे ही वह बाहर भागा, वह अग्रवाल परिवार के मुख्य द्वार की ओर तेजी से दौड़ा। हेलो हेलो हेलो, आप क्या करते हैं? जैसे ही 50 वर्ष की आयु के उस व्यक्ति ने, जिसकी आंखें लाल थीं, अचानक अग्रवाल परिवार के निवास में घुसने की कोशिश की। प्रवेश द्वार पर खड़े कई सुरक्षा गार्ड चिल्लाए और फिर उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। मैं पैट्रियार्क अग्रवाल को ढूंढ रहा हूं, मुझे कुछ जरूरी काम है। उस आदमी की आवाज भारी थी और वह उनकी तरफ बढ़ रहा था। हालांकि प्रवेश द्वार पर कई सुरक्षा गार्डों ने उन्हें तुरंत रोक दिया। पागल आदमी, वह बिल्कुल पागल हैं। आप वास्तव में कौन हैं? आप हमारे घर के मुखिया से क्या चाहते हैं? 5 या 6 सुरक्षा गार्डों ने लाल आंखों वाले उस थके-हारे आदमी को पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने से खुद को नहीं रोक पाए। रक्तवर्ण आंखों वाले व्यक्ति ने कर्कश स्वर में कहा, कृपया जल्दी करें, हमें अंदर आने दे। मुझे आपके कुलपिता को बताना है, उन्हें बताएं। अग्रवाल परिवार पर विपत्ति आने वाली है। तुम पागल हो, अगर तुम यहां बकवास करते रहोगे तो हमें असभ्य होने का दोष मत दो। दरवाजे पर खड़ा अग्रवाल परिवार का सुरक्षा गार्ड स्वाभाविक रूप से इस पागल आदमी से नफरत करता था और उससे छुटकारा पाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं बंसल परिवार का सदस्य हूं। कृपया मुझे अपने कुलपति को बताने में मदद करें। मेरा नाम विवेक बंसल है। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे अपने कुलपति से मिलने दें। उसी समय उस आदमी ने अचानक अपनी पहचान बता दी। विवेक बंसल? क्या वह विवेक बंसल हो सकता है जो बंसल परिवार से बचकर भागा एकमात्र मुख्य प्रबंधक है? हाँ, यह सचमुच वही है। अप्रत्याशित रूप से जब विवेक बंसल अपने परिवार से अकेले भागा, तो उसने देखा कि पूरा परिवार एक खूनी नरक में डूबा हुआ है। उसी क्षण विवेक बंसल को एहसास हुआ कि उसका परिवार सचमुच खत्म हो गया है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। एकमात्र जीवित बचे विवेक बंसल ने असहाय होकर देखा कि कैसे उस राक्षस ने उस पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला। फिर वह पागलों की तरह अकेले ही बंगलुरु शहर की ओर चल पड़ा। विवेक बंसल को बंगलुरु से बंगलुरु शहर तक गाड़ी चलाने में 2 दिन और 2 रात लग गए। यहां आकर अग्रवाल परिवार को सूचना देने में उसे एक पल भी देर नहीं लगी। वह अग्रवाल परिवार के बूढ़े आदमी से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सका। सुरक्षा गार्डों ने शुरू में इस भटकते, थके हारे से दिखने वाले व्यक्ति को पागल समझा था, लेकिन जब उसने बंसल परिवार का जिक्र किया तो वे सभी आश्चर्य से रुक गए। अग्रवाल परिवार के सुरक्षा गार्ड के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से पिछले कुछ दिनों में बंसल परिवार के नरसंहार के बारे में सुना था। इसलिए जब उन्होंने इस आदमी को नष्ट हुए बंसल परिवार का प्रबंधक होने का दावा करते सुना, तो वे सभी थोड़ा हैरान हो गए। क्या आप सचमुच बंसल परिवार के सदस्य हैं? एक चतुर सुरक्षा गार्ड ने तुरंत पूछा। हाँ, मैं हूं। बंसल परिवार से मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो बच निकला है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप अपने कुलपति को यहां बुला सकते हैं। वह मुझे जानते हैं, वह मुझे जानते हैं, विवेक बंसल ने भारी स्वर में कहा। एक क्षण सोचने के बाद जिस युवा गार्ड ने अभी अभी प्रश्न पूछा था, उसने तुरंत कहा, ऐसा क्यों न हो, आप अभी यहीं रुके, मैं जाकर हमारे मालिक को रिपोर्ट करूंगा। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, विवेक बंसल ने कृतज्ञतापूर्वक लगभग झुकते हुए कहा। इसलिए युवा सुरक्षा गार्ड तेजी से अग्रवाल परिवार के विला की ओर चल पड़ा। जब वह अग्रवाल परिवार के मुख्य हॉल में पहुंचे तो उन्होंने समीर अग्रवाल को अपने अधीनस्थों से बात करते देखा। कुलपति को सूचित करते हुए, एक व्यक्ति जो खुद को बंसल परिवार का एकमात्र जीवित सदस्य बता रहा है, शरण लेने के लिए मुख्य द्वार पर आया है। हमें नहीं पता कि उस व्यक्ति ने जो कहा है वह सच है या झूठ, कृपया निर्णय करें। कुलपिता, उसके सामने खड़े युवा सुरक्षा गार्ड ने कहा। समीर अग्रवाल उस समय दंग रह गया जब सुरक्षा गार्ड ने बंसल परिवार शब्द कहा। क्या कहा आपने?
बंसल परिवार के लोग? समीर अग्रवाल ने पूछा। उसका चेहरा सदमे से भर गया। सुरक्षा गार्ड ने कहा, जी हाँ मास्टर, वह आदमी दावा कर रहा है कि उसका नाम विवेक बंसल है। वह थका हुआ दिख रहा है और पागलों की तरह गेट पर चिल्ला रहा है, आपसे मिलना चाहता है। सुरक्षा गार्ड के ऐसा कहने के बाद समीर अग्रवाल की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। विवेक बंसल, विवेक बंसल, बंसल परिवार का मुख्य प्रबंधक, क्या वो अभी भी जीवित है? समीर अग्रवाल ने निश्चित रूप से विवेक बंसल को पहचान लिया। विवेक बंसल, जो कभी बंसल परिवार का मुख्य प्रबंधक था, प्रदीप बंसल के साथ अग्रवाल परिवार में आया था। इसलिए जब समीर अग्रवाल ने मुख्य प्रबंधक विवेक बंसल का नाम सुना तो वह काफी हैरान रह गया। हे भगवान, क्या यह नहीं कहा गया था कि पूरा बंसल परिवार खत्म हो गया था? आखिर एक व्यक्ति अभी भी कैसे बच गया? समीर अग्रवाल इस प्रश्न पर विचार करते हुए हैरान रह गया। अचानक उसने अपना चौकोर चेहरा उठाया और जल्दी से पूछा, वह अब कहाँ है? यह गेट के ठीक बाहर है, सुरक्षा गार्ड ने तुरंत कहा। समीर अग्रवाल ने तुरंत कहा, मुझे वहां ले चलो और दिखाओ। जैसे ही समीर अग्रवाल ने बोलना समाप्त किया, सुरक्षा गार्ड ने तुरंत हाँ कह दिया और फिर तुरंत समीर अग्रवाल को गेट की ओर ले गया। समीर अग्रवाल साथ साथ चल रहा था। उसका मन घूम रहा था। क्या विवेक बंसल सचमुच अभी भी जीवित है? क्या वह सचमुच बंसल परिवार का एकमात्र जीवित सदस्य है? उस समय जब समीर अग्रवाल सुरक्षा गार्ड के पीछे पीछे अग्रवाल परिवार के निवास के मुख्य द्वार की ओर तेजी से बढ़ा, तो उसने विवेक बंसल को वहां खड़ा देखा। इस समय विवेक बंसल की आंखें लाल थीं और उसका पूरा शरीर गंदा था, मानो उसने कई दिनों और रातों से आराम नहीं किया हो। जब समीर अग्रवाल ने देखा कि यह वास्तव में विवेक बंसल था, जो बंसल परिवार का मुख्य प्रबंधक था, तो वह उत्साहित होकर उसके पास गया। भाई बंसल, क्या यह सचमुच आप हैं? इस समय समीर अग्रवाल तेजी से वहां आया, लेकिन जैसे ही विवेक बंसल ने समीर अग्रवाल को देखा, वह दौड़कर उसके पास गया, मानो उसे आशा दिखाई दे गई हो। कुलपति अग्रवाल, भाई बंसल, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं? समीर अग्रवाल खुद को पूछने से नहीं रोक सका जब उसने देखा कि विवेक बंसल के कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसकी आंखें लाल थीं। लेकिन विवेक बंसल ने अपनी आंखें लाल करते हुए कहा, हमारा परिवार खत्म हो गया है। समीर अग्रवाल को बंसल परिवार की हत्या के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वह ज्यादा हैरान नहीं हुआ। इस समय समीर अग्रवाल ने पूछना जारी रखा, भाई बंसल, यह कौन है? किस तरह के क्रूर व्यक्ति ने आपके बंसल परिवार के खिलाफ ऐसा जघन्य कृत्य किया है? यह वही राक्षस है। वह राक्षस पैदा हो गया है। जब विवेक बंसल ने राक्षस का नाम लिया तो उसकी आंखें भय और क्रोध से भर गईं। लेकिन जब समीर अग्रवाल ने अचानक विवेक बंसल को राक्षसों का उल्लेख करते सुना तो वह मदद नहीं कर सका और थोड़ा सा भौहें चढ़ा दी। राक्षस? जैसे ही समीर अग्रवाल सवाल पूछना जारी रखने वाला था, विवेक बंसल अचानक काला पड़ गया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया। पता चला कि बंसल परिवार के मुख्य प्रबंधक विवेक बंसल पिछले 2 दिन और 2 रातों से आराम न करने के कारण बहुत थक गए थे। वह इतना थक गया था कि उसका शरीर अब और नहीं टिक सका और एक जोरदार झटके के साथ वह पूरी तरह से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। विवेक बंसल को गिरते देख समीर अग्रवाल ने जल्दी से अपने आदमियों को चिल्लाकर कहा, कोई उसे अंदर ले जाओ। अपने मुखिया का आदेश सुनते ही अधीनस्थ तुरंत दौड़े, बेहोश विवेक बंसल को उठाया और बंसल परिवार के परिसर के अंदर की ओर तेजी से चले गए। समीर अग्रवाल, जो पीछे आ रहा था, ने गहरी भौहें चढ़ाईं और विवेक बंसल के कहे शब्दों पर विचार करने लगा। राक्षस? यह वही राक्षस था जिसने यह किया। कौन सा राक्षस? समीर अग्रवाल वास्तव में समझ नहीं पाया। ऐसा लगता है कि हमें सच्चाई तभी पता चलेगी जब विवेक बंसल जाग जाएगा। यह सोचने के बाद समीर अग्रवाल तेजी से आगे बढ़ा। बड़े भाई, क्या हुआ? हाँ भाई, हमने सुना है कि बंसल परिवार के सदस्य अभी भी जीवित हैं। क्या यह सच है? क्या यह नहीं कहा गया था कि पूरा बंसल परिवार खत्म हो गया था? क्या वास्तव में कुछ लोग बचे हो सकते हैं? अग्रवाल परिवार के मुख्य हॉल के अंदर दूसरे बेटे आदित्य अग्रवाल और तीसरे बेटे चंद्रेश अग्रवाल जिज्ञासा से समीर अग्रवाल से एक प्रश्न पूछने से खुद को रोक नहीं सके। पिछले कुछ दिनों से पूरा अग्रवाल परिवार बंसल परिवार की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रहा है। इसलिए जब आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल ने सुना कि यहाँ बंसल परिवार के सदस्य सचमुच जीवित हैं, तो वे दौड़कर पूछने आए कि क्या हो रहा है। सबसे ऊपर बैठे समीर अग्रवाल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह सही है। बंसल परिवार में वास्तव में एक व्यक्ति अभी भी जीवित है। यह व्यक्ति विवेक बंसल है,
जो बंसल परिवार का मुख्य प्रबंधक है। विवेक बंसल, वह अभी भी जीवित है। समीर अग्रवाल के शब्द सुनकर आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल दोनों अचंभित रह गए। भाई, क्या आपने उससे पूछा? किस क्रूर व्यक्ति ने बंसल परिवार के खिलाफ यह जघन्य कृत्य किया? हाँ, किस विक्षिप्त हत्यारे ने रातों रात अग्रवाल परिवार के 50 से ज्यादा सदस्यों की हत्या कर दी? आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल खुद को पूछे बिना नहीं रह सके। समीर अग्रवाल ने कहा, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि यह एक राक्षस द्वारा किया गया था। राक्षस? चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल तुरंत हैरान हो गए जब उन्होंने समीर अग्रवाल को अचानक राक्षस शब्द बोलते सुना। उन दोनों ने न केवल एक दूसरे को देखा, बल्कि वाक्य के अर्थ के बारे में अपनी नासमझी भी व्यक्त की। मुझे लगता है कि सभी को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब विवेक बंसल जाग जाएगा, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि बंसल परिवार के खिलाफ यह जघन्य कृत्य किसने किया, समीर अग्रवाल ने कहा। 2 घंटे से अधिक समय तक आराम करने के बाद बेहोश विवेक बंसल को अंततः होश आ गया। होश में आने के बाद उसके आदमियों ने जल्दी से समीर अग्रवाल को बुलाया। समीर अग्रवाल अपने दूसरे भाई ओयांगली और तीसरे भाई ओयांग हुआ के साथ जैसे ही उन्होंने सुना कि विवेक बंसल को होश आ गया है, वे दौड़कर वहां पहुंचे। भाई बंसल, आप जाग गए हैं। समीर अग्रवाल अपने 2 भाइयों के साथ पास आया और अब होश में आ चुके विवेक बंसल को देखा। यद्यपि विवेक बंसल को होश आ गया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। अपने सामने समीर अग्रवाल को देखते हुए उन्होंने कहा, कुलपति अग्रवाल, मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपना परिवार खो दिया है। भाई बंसल, कृपया ऐसा मत कहिए। बंसल परिवार और मेरे अग्रवाल परिवार के बीच क्या संबंध है? यहां असहज महसूस मत करो, बस अपने आप को घर जैसा महसूस करो, समीर अग्रवाल ने विनम्रता से कहा। लेकिन विवेक बंसल अपने चेहरे पर दुख और आंखों में गहरी पीड़ा के भाव लिए वहीं बैठा रहा। अपने सामने विवेक बंसल की ओर देखते हुए समीर अग्रवाल अंततः खुद को रोक नहीं सका और पूछा, भाई बंसल, हालांकि मुझे पता है कि यह सवाल पूछना अनुचित है, फिर भी मुझे पूछना होगा। भाई बंसल, वास्तव में किसने किसने आपके परिवार के साथ ऐसा किया? जैसे ही समीर अग्रवाल ने सवाल पूछा, विवेक बंसल ने अपनी कांपती हुई मुट्ठी को कसकर भींच लिया। उसकी आंखें असीम घृणा से भर गईं और कहा, यह वही राक्षस है, 20 साल से भी अधिक पुराना राक्षस। जब विवेक बंसल ने अचानक कहा कि वह 10 साल से भी अधिक पहले का एक राक्षस था, तो समीर अग्रवाल, ओयांग हुआ और ओयांगली सभी दंग रह गए। राक्षस? कौन सा राक्षस? उन्होंने एक साथ पूछा। और हेर्मेफ्रोडाइट, ये 3 शब्द अचानक विवेक बंसल के मुंह से निकले। जब विवेक बंसल ने अचानक यिन यांग व्यक्ति शब्द बोला, तो समीर अग्रवाल, चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल सभी आश्चर्य से चिल्ला उठे। क्या? बद हेर्मेफ्रोडाइट? हेर्मेफ्रोडाइट नाम किसी राक्षसी प्रतीक जैसा लग रहा था। जब अग्रवाल परिवार के सदस्यों ने यह सुना, तो वे सभी बुरी तरह डर गए, खासकर समीर अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल। उनकी आंखें भयानक भय से चमक उठीं। वह बूढ़ा राक्षस, वह बूढ़ा राक्षस, क्या वह मरा नहीं था? आदित्य अग्रवाल अचानक चिल्लाया। उसका चेहरा लाल हो गया। चंद्रेश अग्रवाल ने जल्दी से कहा, उस समय माउंट लुआन पर वह बूढ़ा शैतान, क्या उसने चट्टान से कूदकर आत्महत्या नहीं की थी? कैसे? वह अभी भी जीवित कैसे है? तीनों ने आश्चर्य से युवेन जंगदाओ को देखा। उन सभी को यह अविश्वसनीय लगा। यह स्पष्ट था कि वे तीनों उस दुष्ट राक्षस के बारे में जानते थे। वह द हेर्मेफ्रोडाइट थी। उसके सामने खड़े 3 लोगों के आश्चर्य से चिल्लाने के बाद विवेक बंसल ने कहा, यह वही है, यह वही है, यह राक्षस मरा नहीं है, वह मरा नहीं है। विवेक बंसल ने कहा, अब वह मार्शल दुनिया में लौट आया है, और वह भी उस वर्ष के खूनी झगड़े का बदला लेने के लिए। विवेक बंसल ने कहा, मैंने रात भर इतनी दूर यात्रा इसलिए की ताकि आपके अग्रवाल परिवार को याद दिला सकूं, क्योंकि उस राक्षस का अगला निशाना आप सभी हैं। जिस क्षण उन्होंने विवेक बंसल को ये शब्द कहते सुना, समीर अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल सभी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। अचानक उन तीनों की आंखों में भय का एक अभूतपूर्व भाव उभर आया। भय भीतर से फूट रहा था, मानो लाओलिन के साथ सबसे भयानक घटना घटने वाली थी। यह राक्षस वास्तव में मरा नहीं है, समीर अग्रवाल ने अचानक खुद से कहा। उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। इस समय उसके बगल में बैठे दूसरे भाई आदित्य अग्रवाल ने अचानक समीर अग्रवाल से पूछा, बड़े भाई, अगर वह बूढ़ा शैतान वास्तव में अभी भी जीवित है और वास्तव में बदला लेने के लिए वापस आया है,
तो वह निश्चित रूप से हमें निशाना बनाएगा। उस समय लुआनशान की लड़ाई में हमारे परिवार ने ही उस राक्षस के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व किया था, आदित्य अग्रवाल ने कहा। समीर अग्रवाल को इस मामले के बारे में कैसे पता नहीं चल सका? 20 वर्ष से भी अधिक समय पहले तीनों भाइयों ने मिलकर उस राक्षस से निपटने का प्रयास किया था। माउंट लुआन पर हत्या के इरादे से भरा एक भारी महल हवा में छा गया। वृद्ध मास्टर अग्रवाल के नेतृत्व में और सम्राट युआन की सहायता से कई विशेषज्ञों ने राक्षस को घेर लिया। अंत में राक्षस संख्या में कम हो गया और वृद्ध मास्टर अग्रवाल के हथेली के प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि वृद्ध गुरु दयालु थे और उन्होंने राक्षस को सीधे नहीं मारा, जिससे राक्षस खुद ही स्थिति से निपट सका। लेकिन राक्षस ने अपनी मृत्यु से पहले कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। उसने एक खूनी शपथ ली जिसमें कहा गया था कि जब तक वह जीवित रहेगा वह ओयांग और बंसल परिवारों से उनके खून के कर्ज का भुगतान करवाएगा और दोनों परिवारों का सफाया कर देगा। यह भयानक शपथ लेने के बाद राक्षस ने एक चट्टान से कूदकर आत्महत्या करने का फैसला किया। कौन सोच सकता था कि 20 साल से भी ज्यादा समय बाद वह राक्षस जिंदा रहेगा, वह सचमुच वापस आएगा और विशाल बंसल परिवार रातों रात उसके हाथों कत्ल हो जाएगा। यहां तक कि बंसल परिवार के मुखिया प्रदीप बंसल भी उसके हाथों मारे गए। यह एहसास होने पर समीर अग्रवाल और उसके दोनों भाइयों के चेहरे पर भय के भाव दिखाई दिए। एक काले दमनकारी बादल ने अचानक पूरे अग्रवाल परिवार को घेर लिया। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? वह राक्षस अभी भी जीवित है, कैसे हम उसे कैसे रोक सकते हैं? तीसरे भाई चंद्रेश अग्रवाल ने घबराकर पूछा। आपको समझना होगा, उस समय उस द हेर्मेप्रोडाइट से निपटने के लिए उनके पास बहुत सारे विशेषज्ञ थे और शक्तिशाली बंसल परिवार भी था। अब जब बंसल परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका है तो उस राक्षस के कौशल निश्चित रूप से 20 साल पहले की तुलना में अधिक भयानक और शक्तिशाली हैं। अब जब वह यहाँ है तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? समीर अग्रवाल का चेहरा बेहद भद्दा था। एक पल की खामोशी के बाद उसने अचानक अपनी भौहें और कहा, अब से तुम अग्रवाल परिवार के आसपास के इलाके की रखवाली के लिए लोगों को भेजना शुरू कर दोगे। कोई भी गड़बड़ी होने पर तुरंत हमें खबर करना याद रखना। आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल दोनों ने एक साथ हाँ कहा। तब समीर अग्रवाल ने कहा, मुझे तुरंत जाकर अपने पिता को इसके बारे में बताना चाहिए। समीर अग्रवाल के यह निर्णय लेने के बाद तीनों भाइयों ने तुरंत अपनी अपनी व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी। उस क्षण से कभी शांतिपूर्ण रहा अग्रवाल परिवार अचानक दहशत में आ गया। परिवार ने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कई लोगों की व्यवस्था भी की, जिनमें पीछे के दरवाजे, सामने के दरवाजे और बगल के दरवाजों पर लोग तैनात थे। इतना ही नहीं, पूरे विला में अग्रवाल परिवार के अंगरक्षकों द्वारा बार बार गश्त भी की जाती थी। अग्रवाल परिवार के ज्यादातर सदस्य इस बात से अनजान थे कि क्या हुआ था। उन्हें बस इतना पता था कि इस पल के बाद अग्रवाल परिवार के किसी भी प्रत्यक्ष या शाखा सदस्य को परिवार के परिसर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वे सभी संदेह से भरे हुए थे, सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या था और अग्रवाल परिवार अचानक हाई अलर्ट पर क्यों आ गया था। हालांकि उनके दिल में कई सवाल थे, लेकिन उनके पास अग्रवाल परिवार के मुखिया की बात सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब समीर अग्रवाल को पता चला कि खलनायक यांग रेन मार्शल आर्ट की दुनिया में वापस आ गया है, तो उसने तुरंत अपने पिता को इसके बारे में बताने की तैयारी की। समीर अग्रवाल ने उस राक्षसी द हेर्मेप्रोडाइट की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। उसका आतंक आम लोगों की कल्पना से भी परे था। इसलिए अग्रवाल परिवार का मुखिया होने के बावजूद वह न केवल चिंतित था बल्कि भयभीत भी था। वह दिल ही दिल में समझ रहा था कि उसका परिवार कितनी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है। अगर वह लापरवाह रहा तो अग्रवाल परिवार को भी बंसल परिवार जैसी ही भयानक मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। पूरा वंश नष्ट हो गया। इसलिए समीर अग्रवाल जल्दी से ओल्ड मास्टर अग्रवाल को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह जल्दी से उसे राक्षस के जन्म की भयानक खबर बताना चाहता था। जब समीर अग्रवाल अग्रवाल परिवार के पीछे पैतृक हॉल में पहुंचा तो उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने पुकारा, पिताजी, पिता। हालांकि पैतृक हॉल का लकड़ी का दरवाजा कसकर बंद रहा, कोई प्रतिध्वनि नहीं थी। जब समीर अग्रवाल ने सुना कि कोई आवाज नहीं आ रही है तो वह थोड़ा चौंक गया और फिर वह पैतृक हॉल में चला गया। भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोलने पर उन्होंने पाया कि पैतृक हॉल खाली था। क्या मास्टर अग्रवाल यहाँ नहीं है? क्या पिताजी यहाँ नहीं है? वह कहाँ गया?
समीर अग्रवाल ने अचानक उलझन में चारों ओर देखा। फिर वह जल्दी से ओल्ड मास्टर अग्रवाल को ढूंढने के लिए बाहर भागा। मास्टर अग्रवाल कहाँ है? वह कहाँ गया? वह उस पैतृक भवन में क्यों नहीं है जहां वह रहा करता था? अग्रवाल परिवार के विला के चारों ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा था। वह पूरे परिवार के लेआउट और दायरे को देख रहा था, जैसे कि वह अग्रवाल परिवार की संपूर्ण सुरक्षा का अवलोकन कर रहा हो। समीर अग्रवाल को अपने पिता के लिए पुकारते हुए सुनकर बूढ़ा ओयांग आगे बढ़ा और अद्वितीय गति के साथ समीर अग्रवाल की ओर उड़ गया। समीर, तुम मुझे ढूंढ रहे थे। अचानक बूढ़े मास्टर अग्रवाल की आकृति उड़ती हुई आई। अपने पिता को देखते ही समीर अग्रवाल तुरंत उनके पास दौड़ा। पिताजी, कुछ भयानक हुआ है। ये शब्द समीर अग्रवाल के मुंह से निकले और उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। बूढ़े आदमी ने समीर अग्रवाल की ओर देखा और पूछा, यह क्या है? हम जानते हैं कि बंसल परिवार को किसने मारा। तो पता चला कि यह 20 साल पहले वाला राक्षस है जो बदला लेने के लिए वापस आया है। द हेर्मेफ्रोडाइट। द हेर्मेफ्रोडाइट मरा नहीं है, वह वापस आ गया है। यह राक्षस वही है जिसने पूरे बंसल परिवार का सफाया कर दिया था, समीर अग्रवाल ने भयभीत होकर कहा। समीर अग्रवाल ने जब बूढ़े आदमी को द हेर्मेफ्रोडाइट के बारे में बताया तो उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी अविचलित रहा, मानो यह खबर उसके लिए बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं थी। मैं समझ गया, मेरे सामने बैठे बूढ़े आदमी ने हल्की सी आह भरते हुए कहा। जब समीर अग्रवाल ने अपने पिता का उदासीन रवैया देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। पिताजी, क्या आप बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए? उस समय वह शैतान आत्महत्या करने के लिए चट्टान से कूद गया था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह बच जाएगा और वापस लौट आएगा, समीर अग्रवाल ने कहा। लेकिन फिर बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना जर्जर चेहरा घुमाया और कहा, मुझे पहले से ही पता था कि राक्षस पैदा हो चुका है। आह, पिताजी, आप जानते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? समीर अग्रवाल ने हैरान होकर पूछा। उसने सोचा कि उसके पिता को द हेर्मेफ्रोडाइट के जन्म के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़े व्यक्ति को इसके बारे में बहुत पहले से पता था। लेकिन उसके सामने बैठे बूढ़े आदमी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वह बस अपने हाथ पीछे करके चेहरे पर गंभीरता लिए हुए चल रहा था। क्या द हेर्मेफ्रोडाइट नहीं मरा? हाय, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस समय मेरी क्षणिक उदारता इतनी बड़ी विपत्ति का कारण बनेगी कि भाई बंसल उस शैतान के हाथों दुखद रूप से मर जाएंगे। बूढ़े व्यक्ति ने अचानक आत्मग्लानि से कहा। 19 साल से भी अधिक समय पहले मेरे सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति ओयांग को वास्तव में उस शैतान को व्यक्तिगत रूप से खत्म करने का अवसर मिला था। हालांकि उस समय बूढ़े व्यक्ति ने अपना दिल नरम कर लिया और उस विलक्षण द हेर्मेफ्रोडाइट को आत्महत्या करने का विकल्प चुनने की अनुमति दे दी। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि चट्टान से कूदने के बाद राक्षस नहीं मरा। इसलिए जब ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने इसके बारे में सोचा तो उन्हें अफसोस हुआ। पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? वह शैतान अब निश्चित रूप से हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, समीर अग्रवाल ने चिंतित होकर कहा। लेकिन बूढ़ा आदमी गहरी भौहें चढ़ा रहा था और इसमें कोई संदेह नहीं था कि ओल्ड मास्टर अग्रवाल भी बहुत डर गया था। उसका डर खुद से नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्यों से था। उसका अग्रवाल परिवार बंसल परिवार से भी बड़ा है। अगर वह राक्षस सचमुच आकर नरसंहार शुरू कर दे तो कौन जाने उसके परिवार के कितने सदस्य यहां अपनी जान गंवा देंगे। इस पर विचार करने के बाद बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने अंततः एक निर्णय लिया। उसने अपना सिर घुमाया और अपने सामने समीर अग्रवाल की ओर देखते हुए कहा, परिवार की शाखाओं के सदस्यों को और उन बूढ़ों, कमजोरों, महिलाओं और बच्चों को जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाने को कहो छुट्टी। जब समीर अग्रवाल ने अचानक अपने पिता को यह कहते सुना तो वह स्पष्ट रूप से अचंभित रह गया। पिताजी, आपका मतलब है कि उन्हें जाने दिया जाए? समीर अग्रवाल ने अविश्वास से पूछा। लेकिन फिर बूढ़े आदमी ने आह भरी और कहा, हाँ, केवल इसी तरीके से हम हताहतों की संख्या कम कर सकते हैं। उस शैतान को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर वह सचमुच बदला लेने आएगा तो जरूर कत्लेआम मचा देगा। यह शैतान बेहद क्रूर है और अनगिनत लोगों को मार चुका है। वह किसी को भी जाने नहीं देगा। इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी उनके परिवार से चले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए, बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने असहाय आह भरते हुए कहा। यह अविश्वसनीय है कि ओयांग कबीले जैसा इतना बड़ा परिवार इतना भयभीत हो गया जब उन्होंने सुना कि राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट आने वाली है।
ऐसा लगता है कि दशकों से दानव गुफा में रहने वाला भयानक राक्षस वास्तव में पृथ्वी पर उतरने वाले राक्षस के समान क्रूर है। जब समीर अग्रवाल ने अपने पिता को यह कहते सुना तो उसने असहायता से सिर हिलाया। ठीक है पिताजी, मैं जल्द से जल्द उनके सुरक्षित निकलने की व्यवस्था करूंगा। पिताजी, हमें क्या करना चाहिए? उस राक्षस का विरोध करें, समीर अग्रवाल ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। बूढ़े आदमी ने पलकें झपकाईं और भूरे आकाश की ओर देखते हुए कहा, 20 साल से भी अधिक समय पहले मैंने उस शैतान को अपने हाथों से नहीं मारा था। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं उसके साथ मामला सुलझा लूंगा। बूढ़े व्यक्ति के निर्णय लेने के बाद समीर अग्रवाल ने कोई और आपत्ति नहीं जताई और गहरी सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुरंत इसका प्रबंध कर दूंगा। समीर अग्रवाल ने बोलना समाप्त करने के बाद जाने की तैयारी की। जैसे ही समीर अग्रवाल विमान का सामना करने की तैयारी कर रहा था, बूढ़े आदमी ने अचानक कहा, समीर, 1 मिनट रुको। जब समीर अग्रवाल ने बूढ़े आदमी को उसे पुकारते सुना तो वड़ा और बोला, पिताजी। समीर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, बूढ़े आदमी ने अचानक अर्थपूर्ण ढंग से कहा। जब उन्होंने यह कहा तो समीर अग्रवाल आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पिताजी कृपया पूछिए। लेकिन एक पल सोचने के बाद ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने पूछा, इतने साल बीत गए हैं, क्या तुम्हें अभी भी अपने छोटे भाई की याद है? जब बूढ़े आदमी ने अचानक ऐसा कहा तो सच कहूं तो समीर अग्रवाल का दिल धड़क उठा और वह अपने सामने बूढ़े आदमी को घूरने लगा। पिताजी, आपका मतलब है? चौथा भाई, अग्रवाल परिवार का चौथा बेटा। प्रदीप अग्रवाल को एक समय बाहरी लोगों द्वारा अग्रवाल परिवार में सबसे बुद्धिमान, प्रतिभाशाली के रूप में सम्मानित किया गया था। बूढ़े आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया और अजीब भाव से समीर अग्रवाल को देखा। समीर अग्रवाल ने एक पल सोचा और कहा, पिताजी, इतने साल बीत गए हैं और मेरे चौथे भाई का भी कोई पता नहीं है। सच कहूं तो मैंने भी उसके बारे में सोचा है, लेकिन लगभग 30 साल बीत गए हैं। आह, बूढ़े आदमी ने समीर अग्रवाल की भावनाओं को समझा। आखिरकार पिता होने के नाते उन्होंने भी एक बार सोचा था कि प्रदीप अग्रवाल मर चुका है। बूढ़े व्यक्ति ने एक क्षण सोचा, फिर समीर अग्रवाल की ओर देखा और पूछा, यदि तुम्हारा भाई अभी भी जीवित होता तो क्या तुम्हें आश्चर्य होता? आह, मेरा चौथा भाई जीवित है। पिताजी, आप मजाक कर रहे हैं। मेरा चौथा भाई लगभग 30 साल से लापता है और इतने समय में उसका कोई सुराग नहीं मिला है। अगर वह अभी भी जीवित होते तो शायद मुझे यह भी याद नहीं रहता कि वह कैसे दिखते थे। समीर अग्रवाल ने अचानक आह भरी। समीर अग्रवाल ने जो कहा वह सच था। अगर प्रदीप अग्रवाल सचमुच जिंदा होता तो उसे याद नहीं होता कि वह कैसा दिखता था। 30 साल, लगभग 30 साल। इस समय ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने गहरी सांस ली और अपने सामने समीर अग्रवाल को देखते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पिताजी, कृपया बोलें, समीर अग्रवाल ने उनके सामने कहा। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने एक क्षण सोचा और फिर धीरे से कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, वह वास्तव में अभी भी जीवित है। बूढ़े आदमी ने कहा, वह अब वापस आ गया है। जब उसने ओल्ड मास्टर अग्रवाल को अचानक यह कहते सुना कि वह अभी भी जीवित है तो समीर अग्रवाल का दिल धड़क उठा। वह अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाने के कारण अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देखती रही। पिताजी, आप कह रहे हैं कि मेरा चौथा भाई अभी भी जीवित है? क्या वह सचमुच अभी भी जीवित है? समीर अग्रवाल अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सका और लगभग उछलकर पूछने ही वाला था, भाई, आखिरकार वे खून के भाई हैं। अब जब उसे अंततः पता चला कि प्रदीप अग्रवाल, जो इतने सालों से लापता था, जीवित है, तो समीर अग्रवाल कैसे उत्साहित नहीं हो सकता था। हाँ, वह जीवित है और मैं उससे पहले ही मिल चुका हूं। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। आह, मेरा चौथा भाई अब कहाँ है? वह हमसे मिलने क्यों नहीं आता? समीर अग्रवाल ने अचानक पूछा, मानो वह अपने खोए हुए भाई को देखने के लिए बेताब हो। लेकिन उसके सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति ने पीड़ा भरी आवाज में कहा, क्योंकि वह जानता है कि वह शर्मिंदा है, इसलिए उसके पास बाहर आकर आप भाइयों से मिलने का कोई चेहरा नहीं है। पिताजी, क्या हुआ? चौथे भाई को क्या हुआ? हम भाई हैं, सगे भाई, चाहे उसने कुछ भी गलत किया हो, हम उसे माफ कर देंगे। अब हम बस उसे देखना चाहते हैं, समीर अग्रवाल ने उत्साह से कहा। लेकिन बूढ़े आदमी ने एक कड़वी मुस्कान दी। कुछ चीजें गलत हो जाती हैं और उन पर पछतावा करने में बहुत देर हो जाती है, और वह उनमें से एक था। अपने पिता की बातें सुनकर समीर अग्रवाल की आंखें भ्रम में फैल गईं और उसने पूरा, पिताजी, क्या हुआ? चौथे भाई को क्या हुआ है? वह नर्क द्वार में शामिल हो गया। ये शब्द अचानक बूढ़े आदमी के मुंह से निकले। जब समीर अग्रवाल को अचानक पता चला
कि उसका भाई हेलगेट संगठन में शामिल हो गया है, जो मार्शल आर्ट की दुनिया में व्यापक रूप से भयभीत और रहस्यमय था, तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। आह! चौथा भाई हेल्स गेट में शामिल हो गया? समीर अग्रवाल ने अविश्वास से पूछा। ऐसा लग रहा था कि समीर अग्रवाल इस क्रूर वास्तविकता को स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ था। हाँ, क्या आप जानते हैं कि मिस्टर भाटिया की मृत्यु कैसे हुई थी? उसने उसे मार डाला। बूढ़े मास्टर अग्रवाल दहाड़े। बूढ़े आदमी को यह कहते हुए सुनकर समीर अग्रवाल पूरी तरह से दंग रह गया। हे भगवान! चौथा भाई, वह इतना भयानक काम कैसे कर सकता है? समीर अग्रवाल ने पूर्ण अविश्वास में कहा। फिर बूढ़े व्यक्ति ने समीर अग्रवाल को वह सब कुछ बताया जो पिछले कुछ वर्षों में प्रदीप अग्रवाल के साथ हुआ था। यह सुनने के बाद समीर अग्रवाल वहीं हक्का बक्का रह गया। उसकी अभिव्यक्ति भयभीत थी और वह पूरी तरह से हतप्रभ था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका भाई, जिससे उसका बरसों से संपर्क टूटा हुआ था, उस भयानक रास्ते पर चल पड़ेगा। अब वह वहीं स्तब्ध खड़ा था। बूढ़े आदमी ने इस भाव का पहले से ही अंदाजा लगा लिया था। समीर अग्रवाल को देखते हुए बूढ़े आदमी ने आखिरकार कहा, समीर, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और कुछ नहीं। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके अपने सामने मौजूद चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जाओ और उन परिवार के सदस्यों को यहां से भेज दो, बूढ़े आदमी ने आखिरकार कहा। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद समीर अग्रवाल ने असहायता से सिर हिलाया और कहा, हाँ पिताजी। फिर वह पीछे हट गया। हमें परिवार को क्या हो गया है? हमें अचानक क्यों छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है? हाँ, अचानक हमारे परिवार के इतने सारे अंगरक्षक रात में गश्त क्यों कर रहे हैं? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि परिवार में कुछ बड़ा हुआ है। क्या हो रहा है? क्या हमारा बड़ा परिवार इसे संभाल नहीं सकता? हमें क्यों जाना पड़ रहा है? हाँ, इस बार कुलपति को क्या हो गया है? हम तो पूरी तरह से हैरान हैं। अग्रवाल परिवार के परिसर के अंदर डिजाइनर कपड़े पहने पुरुषों और महिलाओं का एक समूह आपस में चर्चा और बातचीत कर रहा था। उनमें पुरुष, महिलाएं, युवा और वृद्ध सभी शामिल थे। यद्यपि हर कोई अलग है, लेकिन यह सभी के लिए स्पष्ट है कि वे अत्यंत धनी हैं। पता चला कि ये सभी लोग अग्रवाल परिवार की एक शाखा के सदस्य हैं। इनमें से कुछ अग्रवाल परिवार के व्यवसायों में पदों पर हैं, जबकि अन्य परिवार के भीतर ही काम करते हैं। यह समाचार मिलने पर कि समीर अग्रवाल ने उन्हें चले जाने का आदेश दिया है, वे सभी बाहर आ गए और इस पर चर्चा करने लगे। तभी सूट और चश्मा पहने एक आदमी ने कहा, अभी नहीं जाना। सब लोग धैर्य से इंतजार करें। मुझे विश्वास है कि जब हम परिवार के मुखिया से मिलेंगे तो हम इसकी तह तक पहुंच जाएंगे। जब वह उन्हें मना रहा था तो उसके आसपास मौजूद बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी सहमत हो गए और कहने लगे, हाँ, हम नहीं जाएंगे। इस प्रकार इन परिवार के सदस्यों ने समीर अग्रवाल के आदेशों की अवहेलना की और वहीं रहने का फैसला किया। चलो, मुखिया को ढूंढते हैं और उससे बात करते हैं। उससे पूछते हैं कि उसने हमें परिवार से बाहर क्यों निकाला। उचलो चलें, उसका सामना करें। तभी शाखा के सदस्य तुरंत समीर अग्रवाल के केंद्रीय विला की ओर चल पड़े। वे बहस करना चाहते थे और जानना चाहते थे कि समीर अग्रवाल ने उन्हें क्यों भगा दिया। मुख्य हॉल के अंदर, लेकिन समीर अग्रवाल वहां बेचैनी से बैठा हुआ था। वह अग्रवाल परिवार की सेनाओं को संगठित करने और पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उसी समय दूसरा भाई आदित्य अग्रवाल अचानक बाहर से अंदर आया। भाई, कुछ बुरा हुआ है। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य यहां से जाना नहीं चाहता। सब सच जानना चाहते हैं और सब तुम्हें ढूंढने आए हैं, आदित्य अग्रवाल ने कमरे के बीचों बीच समीर अग्रवाल से कहा। समीर अग्रवाल पहले से ही परेशान था, खासकर यह खबर सुनकर कि उसका भाई, जो सालों पहले गायब हो गया था, अंधेरे हेलगेट संगठन में शामिल हो गया है। अब जब उसने सुना कि उसके परिवार वाले उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वह और भड़क उठा। क्या वे जा नहीं रहे? क्या वे सब यहीं मरना चाहते हैं? समीर अग्रवाल के गले से एक भयंकर दहाड़ निकली। समीर अग्रवाल क्रोधित था, जबकि आदित्य अग्रवाल ने कहा, वे लोग जिद्दी हैं और मामले की तह तक जाने पर अड़े रहते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। आदित्य अग्रवाल की बातें सुनकर समीर अग्रवाल अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। अब वे कहाँ हैं? समीर अग्रवाल के मुंह से एक भयंकर दहाड़ निकली। जैसे ही वह दहाड़ा, आदित्य अग्रवाल ने तुरंत कहा, हम अभी बाहर हैं, मुझे उनसे मिलने ले चलो। समीर अग्रवाल ने गुस्से से कहा। इसलिए आदित्य अग्रवाल ने जल्दी से समीर अग्रवाल को बाहर की ओर ले गया। बाहर
उन शाखाओं के सदस्य विला के चारों ओर एकत्रित होकर इस मामले पर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। यहां तक कि दरवाजे पर खड़े अंगरक्षकों को भी उन्हें रोकने में परेशानी हो रही थी। हम परिवार के मुखिया से मिलना चाहते हैं। हाँ, हम सभी परिवार के मुखिया से मिलना चाहते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि हमें जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। नमस्कार, गुरुजी। ये सभी लोग वहां एकत्र हुए थे और जोर-जोर से चिल्ला रहे थे तथा बातें कर रहे थे। जैसे ही ये लोग चिल्ला रहे थे, समीर अग्रवाल अचानक अंदर से बाहर आया। उसका चेहरा राख जैसा और पीला पड़ गया था और वह बाहर निकलते समय ऐसे लग रहा था जैसे वह किसी को निगल जाएगा। जैसे ही समीर अग्रवाल बाहर निकला, परिवार के सभी सदस्यों ने उसे देख लिया। कुलपति यहाँ है, कुलपति यहाँ है। लेकिन तभी समीर अग्रवाल अचानक आगे बढ़ा और कमरे में सभी को देखा। तुम मुझे देखना चाहते हो, बस इतना ही, बोलो। तुम मुझसे क्या देखना चाहते हो? समीर अग्रवाल दहाड़ा। समीर अग्रवाल वाकई बहुत ही शालीन और दबंग था। उसके आगे बढ़ते ही शाखा के किसी भी सदस्य की हिम्मत नहीं हुई कि वह एक शब्द भी बोले। उसी समय चश्मा पहने एक व्यक्ति बोला और एक प्रश्न पूछा। कुलपिता, हमें कबीला छोड़ने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? हम सब बस यह जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था। उस आदमी के सवाल पूछने के बाद समीर अग्रवाल ने घुरघुराते हुए कहा, मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। तुम्हें शायद पता न हो, लेकिन परिवार में हाल ही में एक बड़ी घटना घटी है। इसलिए यहां रहना तुम्हें बहुत खतरे में डाल देगा। इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। समीर अग्रवाल के ऐसा कहने के बाद उसके आसपास खड़े अग्रवाल परिवार के सदस्यों ने तुरंत इस पर चर्चा शुरू कर दी। खतरा? क्या खतरा? हाँ, क्या आपको लगता है कि हमारा इतना बड़ा परिवार बाहरी लोगों से डरता है? लोगों ने अविश्वास से कहा। समीर अग्रवाल ने अचानक कहा, अग्रवाल परिवार वास्तव में अभूतपूर्व परेशानी का सामना कर रहा है। इसलिए कृपया मेरे साथ सहयोग करें और जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ दें। अन्यथा जब हमारे दुश्मन आएंगे, तब भले ही आप छोड़ना चाहें, तब भी शायद बहुत देर हो चुकी होगी। समीर अग्रवाल को यह बात फिर से कहते हुए सुनकर उन परिवारों के सदस्य दुविधा में पड़ गए। वे सभी इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि उन्हें इस समय वहां से चले जाना चाहिए या नहीं। आखिरकार वे सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीने के आदी थे, युवा महिलाओं और सज्जनों के जीवन के आदी थे। और अब जब उन्हें अचानक अपने परिवारों को छोड़ना पड़ा, तो यह स्वाभाविक रूप से उनके लिए बहुत असुविधाजनक था। कृपया मेरा विश्वास करो, आप केवल अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए परिवार को छोड़कर जा रहे हैं। एक बार जब हम इस आपदा से उबर जाएंगे, तो हम आपको एक-एक करके वापस अवश्य लाएंगे। समीर अग्रवाल के दोबारा ऐसा कहने पर परिवार के सभी सदस्य चुप हो गए। वे हमेशा से अपने परिवार के बहुत ऋणी रहे थे और अब जब परिवार मुसीबत में था, तो उन्हें जाने के लिए कहना उनके लिए अच्छा ही था। इसलिए सोच विचार के बाद वे आखिरकार मान गए। अब कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। यह निर्णय लेने के बाद उन शाखाओं के परिवार के सदस्यों ने अंततः उसी रात अग्रवाल परिवार को अलग-अलग छोड़ने का निर्णय लिया। राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट के उद्भव के बाद से पूरा अग्रवाल परिवार अभूतपूर्व आतंक की स्थिति में डूब गया है। न केवल अंदर और बाहर जगह की सुरक्षा के लिए कई अंगरक्षक तैनात थे, बल्कि अग्रवाल परिवार के सदस्य भी बाहरी परिधि पर तैनात थे। कव्या अग्रवाल ने अपने परिवार को इतनी घबराहट की स्थिति में कभी नहीं देखा था। इस समय उसने अपने परिवार के सदस्यों के चेहरों पर भय देखा और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि क्या हुआ था। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही कव्या अग्रवाल ने तुरंत अपने पिता की गहरी सिकुड़ी हुई भौहों को देखा। पिताजी, क्या हुआ? हमारा परिवार इतनी सतर्कता क्यों बरत रहा है और हमारे सभी रिश्तेदार इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? कव्या अग्रवाल ने अंदर आते ही पूछा। अपनी बेटी को देखने के बाद समीर अग्रवाल ने धीरे से आह भरी। कव्या, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मुझे तुमसे कुछ कहना था, समीर अग्रवाल ने कहा। जब कव्या अग्रवाल ने अपने पिता को यह कहते सुना, तो वह चौंक गई और पूछा, पिताजी यह क्या है? तुम्हें जल्दी से वापस जाना चाहिए और अपना सामान पैक करना चाहिए। फिर अपने चाचा के घर जाना चाहिए, समीर अग्रवाल ने कहा। कव्या अग्रवाल के चाचा उत्तर पश्चिम के एक बड़े शहर में रहते थे। जब कव्या अग्रवाल ने अचानक अपने पिता को यह कहते सुना कि वह उसके चाचा के घर जाए, तो वह दंग रह गई। पिताजी, क्यों? मुझे अपने चाचा के घर क्यों जाना चाहिए? कव्या अग्रवाल ने संदेह से पूछा। समीर अग्रवाल ने कहा, अरे मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हमारा परिवार एक अभूतपूर्व आपदा का सामना करने वाला है। कोई बड़ी आपदा? कौन सी बड़ी आपदा?
कव्या अग्रवाल ने जल्दी से पूछा। समीर अग्रवाल ने कहा, तुम्हें बंसल परिवार के खत्म हो जाने के बारे में पता है ना? अब वह भयानक आकृति हमारे अग्रवाल परिवार को नष्ट करने वाली है। जब समीर अग्रवाल ने यह कहा तो कव्या अग्रवाल की खूबसूरत आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। पिताजी, क्या आप कह रहे हैं कि हमारा परिवार जल्द ही बंसल परिवार जैसा हो जाएगा? कव्या अग्रवाल ने आश्चर्य से पूछा। समीर अग्रवाल ने गंभीर भाव से सिर हिलाया और कहा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द यहां से चले जाएं। पिताजी, मैं नहीं जा रहा हूं। ये शब्द कव्या अग्रवाल के मुंह से निकले। पिताजी, जब हमारा परिवार सबसे संकटपूर्ण समय से गुजर रहा है तो मैं कैसे जा सकता हूं? कव्या अग्रवाल ने जिद करते हुए कहा। लेकिन समीर अग्रवाल ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, यह हमारी पिछली पीढ़ी की रंजिश है और उन्हें तुमसे कोई रंजिश नहीं है। अब मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम जल्द से जल्द यहां से चले जाओ। मैं नहीं जा रहा हूं, कव्या अग्रवाल ने हठपूर्वक कहा। भले ही मैं मर जाऊं, मैं एक पल के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उसके पिता के रूप में समीर अग्रवाल से बेहतर ओयुआंग कव्या के स्वभाव को कोई नहीं समझ सकता था। अपनी बेटी को न जाने का पक्का इरादा देखकर समीर अग्रवाल को पता था कि उसकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी वक्त उसने अचानक हाथ बढ़ाकर अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, ठीक है, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना होगा। ठीक ही? हाँ पिताजी, मैं आपकी बात सुनूंगा। तुम्हें अगले कुछ दिन कबीले में ही रहना होगा। याद रखना, बाहर मत जाना, नहीं इधर उधर भटकना। तुम्हें एक बार भी कबीले से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। समीर अग्रवाल ने उसे आखिरी बार निर्देश दिया। विवान और उनके भाई इस समय बंगलुरु शहर की ओर जा रहे हैं। वे एक दिन से यात्रा कर रहे थे और अब पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो वे दूसरे दिन की रात को अग्रवाल परिवार के घर पहुंच जाएंगे। भाइयों और अन्य लोगों को जो पूरे दिन कड़ी मेहनत कर रहे थे, ज्यादा आराम नहीं मिला था। जब उन्हें नींद आती तो वे अपनी आंखें बंद कर लेते और कार में थोड़ी देर आराम करते और जगदीश ए चोऊ और यश राणा के साथ बारी बारी से गाड़ी चलाते। चौड़े राजमार्ग पर उनके वाहन ऐसे तेजी से आगे बढ़ रहे थे मानो उड़ रहे हों। मुझे आश्चर्य है कि अग्रवाल परिवार अब कैसा कर रहा होगा। उदास गाड़ी से एक आवाज आई और यह ओल्ड मैन जी ही थे जो बोल रहे थे। उसके ऐसा कहने के बाद दोनों भाई बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्योंकि उनके पास अग्रवाल परिवार की संपर्क जानकारी नहीं थी, इसलिए उनके लिए स्थिति को समझने का एकमात्र तरीका अग्रवाल परिवार के निवास पर व्यक्तिगत रूप से जाना था। उस समय उनके पास संचार का कोई अन्य साधन नहीं था। यह ठीक है। अग्रवाल परिवार के प्रभारी उस बूढ़े व्यक्ति के साथ, भले ही वह शैतान शक्तिशाली हो, वह अग्रवाल परिवार जैसे बड़े परिवार को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। रोहित ने कहा, बीमार भूत सही कह रहा है। बूढ़े मास्टर अग्रवाल की ताकत वाकई अथाह है। मेरा मानना है कि वह उस राक्षस का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। गाड़ी चला रहे जगदीश ने कहा। जब वे बात कर रहे थे, केवल विवान ही गहन विचार में डूबा हुआ था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसके मन में बार बार कव्या अग्रवाल की छवि उभर रही थी। विवान के लिए कव्या अग्रवाल से ज्यादा चिंताजनक कुछ भी नहीं था। मैं सचमुच नहीं जानता कि अब वह कैसी है। चंद्रेश चौधरी और उसका भूत सेवक पूरे समय चुपचाप बैठे रहे, एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। चंद्रेश चौधरी पूरी यात्रा के दौरान अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए चुपचाप अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रसारित कर रहा था और उसके गाल अभी भी थोड़े पीले थे। उस समय भूत सेवक ने चंद्रेश चौधरी को देखा, उसकी ओर देखा और चिंता से पूछा, दूसरे भाई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे ही भूत सेवक ने सवाल पूछा, चंद्रेश चौधरी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, अब सब ठीक है। भूत सेवक जानता था कि चंद्रेश चौधरी जिद कर रहा है। उसके कुछ पीले चेहरे से भूत सेवक समझ गया कि वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि चंद्रेश चौधरी ने ऐसा कहा था, भूत सेवक और कुछ नहीं कह सका। बंगलुरु शहर पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? विवान ने अचानक कार में बैठे अपने भाइयों से पूछा। रोहित ने अपने सामने रखे नक्शे को देखा और कहा, इसमें शायद एक और दिन लगेगा। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है तो हमें दूसरे दिन शाम तक अग्रवाल परिवार के पास पहुंच जाना चाहिए। विवान ने भौहें चढ़ाईं और एक पल के लिए सोचा, फिर खुद से बुदबुदाया, उम्मीद है कि वह शैतान आज रात अग्रवाल परिवार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। रात पूरी तरह से गिर चुकी थी। अग्रवाल परिवार का पूरा परिसर जगमगा रहा था। इसके अलावा
आंगन के अंदर लोगों की भीड़ आगे पीछे भाग रही थी। वे सभी लोग शाखा के सदस्य थे जो अग्रवाल परिवार को छोड़ने वाले थे। कुल 80 से ऐज लोग थे, जिनमें लगभग सभी बुजुर्ग, कमजोर, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। ये लोग अभी अग्रवाल परिवार को छोड़कर कहीं और छिप सकते हैं। अग्रवाल परिवार के इस संकट से उबरने के बाद ही वे वापस लौट सकते हैं। 2 लग्जरी बसें अग्रवाल परिवार के निवास के द्वार पर पहुंचीं। ये दोनों बसें समीर अग्रवाल द्वारा विशेष रूप से खरीदी गई थीं ताकि उनके परिवार के सदस्य सुरक्षित निकल सके। शाखा के सदस्यों के एक-एक करके 2 बसों में चढ़ने के बाद समीर अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल के साथ अपने सामने की 2 बसों को देखते हुए अलविदा कहा। उनके आगे चल रही 2 बसों के अलावा 3 काली सेडान गाड़ियां भी उनके साथ चल रही थीं। 3 काली कारों में कुल पल अंगरक्षक थे, जिन्हें समीर अग्रवाल ने सावधानीपूर्वक चुना था। उनका नेता अग्रवाल परिवार के अंगरक्षकों का मुखिया था, जिसका नाम भाई गोविंद था। भाई गोविंद ऐज सेमी लंबा, गहरे रंग का, क्रू कट वाला, मजबूत और हट्टा-कट्टा, पूर्व सैनिक, युद्ध और कुश्ती में कुशल। जब उन शाखाओं के सभी सदस्य 2 लग्जरी बसों में सवार हो गए, तो समीर अग्रवाल ने भाई गोविंद की ओर रुख किया, जो उसके ठीक सामने खड़ा था, और उसे निर्देश दिया, याद रखें, आपको हमारे परिवार के सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। मैं इस पूरी यात्रा के दौरान उन्हें आपकी देखभाल में सौंप रहा हूं। क्या आपने मेरी बात सुनी? भाई गोविंद वहीं खड़ा रहा। उसका मुंह चट्टान की तरह दृढ़ था और उसने एक ही शब्द कहा। इसके बाद वह तेजी से पीछे मुड़े और अपने पीछे खड़े सूट पहने हर अंगरक्षकों से कहा, चलो चलें। फिर पूज लोग व्यवस्थित तरीके से उनके सामने वाली कार में बैठ गए। एक सेडान लग्जरी बस के आगे चल रही थी, जबकि 2 अन्य वाहन एस्कॉर्ट के रूप में उसके पीछे चल रहे थे। कारें एक भव्य जुलूस के रूप में रवाना हुई। ये अग्रवाल परिवार से परिवार छोड़ने वाले लोगों का एकमात्र समूह है। इन लोगों को जाते हुए देखकर समीर अग्रवाल ने अंततः राहत की सांस ली और कहा, एक बार वे सुरक्षित हो जाएं, तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल, जो पास में खड़े थे, बोले, हाँ, अब हम अपना सारा ध्यान उस शैतान से निपटने पर केंद्रित कर सकते हैं। समीर अग्रवाल चुप रहा, धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ा। रात के अंधेरे आसमान को देखते हुए वह बुदबुदाया, काश वो राक्षस जल्दी आ जाए। ओ रात और अधिक अंधेरी होती गई। यह अंधकार भयावह और निराशाजनक है। जब काली रात ने पूरे बंगलुरु शहर को अपने आगोश में ले लिया, तब अग्रवाल परिवार का निवास रात के अंधेरे में भी जगमगाता रहा। इस बीच बंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में कई वाहन एक लंबे जुलूस की शक्ल में चल रहे थे। यह काफिला स्पष्ट रूप से अग्रवाल परिवार के सदस्यों से बना था, जो जाने की तैयारी कर रहे थे। बंगलुरु शहर के बाहरी इलाके से निकलकर वे थोड़ी दूरी तय करने के बाद राजमार्ग पर होंगे। राजमार्ग पर पहुंचने के बाद उन्हें खतरे के क्षेत्र से बाहर माना जाएगा। अग्रवाल परिवार के ये सदस्य अपने कुल पर आई इस बड़ी विपत्ति से अनजान थे। सच कहूं तो हालांकि वे सब कुल छोड़कर जा चुके थे, फिर भी उनकी मनोदशा ऐसी थी मानो वे किसी छुट्टी पर हों। इसलिए लग्जरी बस के अंदर सभी लोग आराम से और चुपचाप बैठे रहे। अंगरक्षकों को लेकर एक काली सेडान गाड़ी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी। जैसे ही अग्रणी कार आगे बढ़ रही थी, अचानक एक छाया ने सामने से हमला कर दिया। इससे वे चौंक गए, क्योंकि उनमें से किसी को भी यह पता नहीं था कि वह आकृति क्या है। सावधान यात्री सीट पर बैठे अंगरक्षक की चीख सुनकर कार चला रहे अंगरक्षक ने तुरंत स्टीयरिंग व्हील तेजी से घुमाया और फिर ब्रेक लगा दिए। फुफकार, एक तेज चीख के साथ टायरों के जमीन पर रगड़ने की आवाज हवा में गूंज उठी। हालांकि कार बहुत तेज चल रही थी, क्योंकि उसने अचानक ब्रेक लगा दिया था। कार भारी जड़त्वीय बल के कारण जोरदार दुर्घटना के साथ पलट गई। बैंग बैंग बैंग। कार सड़क पर 5 या 6 बार पलटी और अंततः रुक गई। पूरी कार तुरंत नष्ट हो गई। कार के अंदर से अभी भी सफेद धुआं निकल रहा था और अंदर मौजूद 4 अंगरक्षकों में से किसी को भी पता नहीं था कि वे जीवित हैं या मृत। पीछे चल रही 2 बसें और सबसे पीछे की 2 बॉडीगार्ड गाड़ियां, सभी उस समय स्तब्ध रह गए जब उन्होंने आगे हुई पलटने वाली दुर्घटना के बारे में सुना। फुफकार, अग्रवाल परिवार के सदस्यों से भरी 2 लग्जरी बसें धड़ाम से रुक गईं। अंदर बैठे अग्रवाल परिवार के सदस्यों ने गर्दनें ऊपर उठाईं और पूछा, हो रहा है? क्या हो रहा है? कार पलट गई। क्या कोई मारा गया? मुझे नहीं पता। क्यों न हम बस से उतर कर देख लें? वे सभी चर्चा कर रहे थे। वे बंगलुरु शहर से बहुत दूर कहीं बीच में थे। चारों ओर भयानक अंधेरा था। केवल उनकी कार की हेडलाइट्स ही
चारों ओर के घने अंधेरे को रोशन कर रही थीं। पलटी हुई कार से अभी भी सफेद धुआं निकल रहा था और पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। किसी को नहीं पता था कि अंदर कोई बचा भी है या नहीं। जैसे ही अग्रवाल परिवार के सदस्य इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या मदद के लिए कार से बाहर निकलना चाहिए, उनके पीछे की दो अंगरक्षक कारों ने गति बढ़ा दी और उनके सामने रुक गईं। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, सबसे पहले बाहर कूदने वाला व्यक्ति अंगरक्षकों का प्रमुख भाई गोविंद था। जब वह कार से बाहर कूदे तो उनके अंगरक्षक भी उनके पीछे पीछे एक एक करके कार से बाहर निकल आए। जल्दी से बचाओ इन्हें, चलो देखते हैं कि हमारा कोई भाई अभी भी जीवित है या नहीं। बस इतना ही सुना जा सका कि भाई गोविंद आदेश दे रहा था। इसलिए 7 या 8 अंगरक्षक बिजली की गति से पलटे हुए वाहन की ओर दौड़े, जिससे सफेद धुआं निकल रहा था। जब वे दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पलटी हुई कार का ड्राइवर मर चुका था। उसका सिर कार के अंदर फंसा हुआ था और पूरी तरह से टूट चुका था। वह कार के अंदर ही मर चुका था और उन्हें अभी भी पीछे से आती हुई कराहने की हल्की सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ लोग बचे हैं, हमारे भाइयों में कुछ लोग बचे हैं, भाई गोविंद चिल्लाया। फिर उन्होंने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाई और बचे हुए भाइयों को एक एक करके बाहर निकाला। 2 जीवित लोग, बचे हुए 2 भाई भी गंभीर रूप से घायल थे। उनमें से एक का पैर टूट गया था और उसकी पैंट से खून बह रहा था। दूसरे के सिर पर चोटें थीं और खून बह रहा था और वह जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। जल्दी से कार के अंदर जाओ और देखो कि क्या कोई धुंध है, खून बहने से रोकने के लिए कुछ है। भाई गोविंद ने आदेश दिया। दोनों अंगरक्षक तेजी से उस दिशा में भागे। अपने दोनों भाइयों को दर्द से कराहते हुए देखकर भाई गोविंद ने कहा, भाइयों रुको, रुको। भाई गोविंद, उनकी कार कैसे पलट गई? पास खड़े एक युवा अंगरक्षक ने उत्सुकता से पूछा। भाई गोविंद ने भौहें चढ़ते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, उनके चारों ओर से एक अजीब और शोकपूर्ण चीख अचानक गूंज उठी। यह ध्वनि अत्यंत शोकाकुल थी। जब यह बाहर आई तो ऐसा लगा जैसे कोई प्रतिशोधी भूत चीख रहा हो, तथा यह कर्कश तथा कानों को अप्रिय लग रही थी। वह ध्वनि क्या थी? अचानक भूत की चीखने की आवाज सुनकर भाई गोविंद, जो कार दुर्घटना के पास खड़ा था, अचानक डर के मारे चीख पड़ा। एक जोड़ी आंखें अपने आसपास के वातावरण को भय से घूर रही थीं। इस बीच उसके आसपास खड़े अंगरक्षक सावधानी से चारों ओर देख रहे थे। यह दिन प्रतिदिन और अधिक अंधेरा होता जा रहा है। चारों ओर एक भयानक सा माहौल था और किसी को नहीं पता था कि वह भयानक चीख किस कारण से आई थी। भाई गोविंद, क्या तुमने मुझे सुना? क्या तुमने मुझे सुना? अभी अभी वह कैसी आवाज आई थी? सामने खड़े अंगरक्षकों की आंखों में भयंकर भय था। भाई गोविंद इस समूह के नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप वहां अविचलित खड़ा रहा। उसकी आंखें ठंडी निगाहों से अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर रही थीं। मैंने आपकी बात सुनी, भाई गोविंद ने कहा। लगता है वो आवाज पास ही में है, भाई गोविंद ने फिर कहा। जब उसने यह कहा तो उसके पास खड़े अंगरक्षकों के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। चारों ओर देखते हुए उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर अत्यंत बदसूरत और अजीब भाव थे। सभी लोग सावधान रहें। भाई गोविंद को यह महसूस हुआ कि खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है और वह यह कहने से खुद को नहीं रोक सका। उनके सामने खड़े अंगरक्षक अंधेरे में अपने आसपास के माहौल को देखकर भयभीत हो गए। उन्हें क्या हुआ है? लग्जरी बस के अंदर बैठे अग्रवाल परिवार के सदस्य बाहर खड़े अंगरक्षकों की बातें नहीं सुन पा रहे थे। उन्होंने केवल बाहर खड़े अंगरक्षकों को घबराकर घूरते और असमंजस में प्रश्न पूछते देखा। अंधेरे, अंधेरे। मुझे बिल्कुल नहीं पता। वे क्या कर रहे हैं? वे क्यों नहीं जा रहे? अग्रवाल परिवार के सदस्य पूछते रहे। बाहर कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 2 भाई जमीन पर पड़े थे, बमुश्किल जिंदा। जो दोनों भाई कार के पीछे टूर्निकेट और गॉज लेने गए थे, उन्हें अब वो मिल गया था जिसकी उन्हें जरूरत थी। भाई गोविंद, मुझे मिल गया, मुझे जाली मिल गई। पीछे अंधेरे से एक भाई चिल्लाया। भाई की आवाज सुनकर भाई गोविंद को थोड़ी राहत महसूस हुई। इसे जल्दी से यहां लाओ, भाई गोविंद चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वह भाई जिसने अभी अभी कहा था, अचानक एक भयानक चीख निकली। आह! जैसे ही चीख सुनाई दी, भाई गोविंद को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लिटिल्ली, भाई गोविंद चिल्लाया और फिर हताश होकर अपने भाई की ओर दौड़ा। चीखों की आवाज सुनकर इस ओर के अंगरक्षक उन्मत्त होकर उस ओर दौड़े, लेकिन जब वे दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने खून देखा। ठंडी सड़क पर लाल खून बह रहा था और आगे खून से लथपथ सिरविहीन लाश जमीन पर पड़ी थी।
सिरविहीन पत्थर अभी भी अपने हाथ में एक सफेद पट्टी को कसकर पकड़े हुए था, लेकिन उसका सिर गायब था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सिरविहीन लाश उसी भाई की लाश है जिसे हमने अभी देखा था। अरे बाप रे! जब उन्होंने देखा कि उनके भाई का सिर पलक झपकते ही गायब हो गया है, तो उनके सामने खड़े सभी अंगरक्षक घबरा गए। यहां तक कि उनके सामने खड़ा भाई गोविंद भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह स्तब्ध होकर लाश को देखता रहा। ऐसा कैसे? किसने किसने उसे मारा? कौन? जैसे ही उन्हें भय की गहरी अनुभूति हुई, अचानक उनके चारों ओर से एक भयावह, भूतिया हंसी फूट पड़ी। वह हंसी बिल्कुल भयानक थी। ऐसी वीरान रात में यह और भी अधिक ठंडक का एहसास कराता है। कौन? वहां कौन है? भाई गोविंद ने अंधेरी रात में दहाड़ते हुए अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। इस बीच उसके आसपास खड़े अंगरक्षकों की आंखों में अभूतपूर्व भय था, क्योंकि उन्हें अवचेतन रूप से ऐसा महसूस हो रहा था कि मौत कदम दर कदम उनकी ओर आ रही है। अचानक अचानक एक काली छाया भूत की तरह उनके पास से गुजरी, इतनी तेजी से कि वह नंगी आंखों से लगभग अदृश्य थी। जैसे ही वे प्रतिक्रिया कर रहे थे, दूर स्थित भाइयों में से एक अचानक चीखा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे आदमी को देखकर ऐसा लगा कि अंधेरे में किसी चीज ने उसकी गर्दन को बेरहमी से फाड़ दिया था। चाहे वह मानव हो या भूत, उसके गले में एक बड़ा खूनी छेद हो गया था और वह जमीन पर पड़ा था। बहुत खून बह रहा था, उसका शरीर ऐंठ रहा था और फिर उसकी मौत हो गई। एक और भाई मर गया है। हालांकि भाई गोविंद और शेष अंगरक्षक दूसरे व्यक्ति की आकृति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। अरे बाप रे! क्या वे सब आज यहीं मर जाएंगे? कौन? तुम्हारी मां को चोदो, तुम कौन हो? अपने आप को दिखाओ। आह! भाई गोविंद गुस्से से दहाड़ा, क्योंकि उसने अपने भाइयों को एक-एक करके मरते देखा। इस समय उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह अंधेरे पैसे दहाड़ रहा था, मानो वह मौत से लड़ने वाला हो। उसके आसपास के सभी भाई डर से कांप रहे थे। तभी अचानक अंधेरे से एक अजीब सी आवाज गूंजी। तुम मूर्ख हो। मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज औरत जैसी थी। फिर भी उसने खुद को यह बूढ़ा आदमी कहा। जैसे ही यह आवाज निकली, एक भूतिया काली आकृति अचानक उनके सामने प्रकट हो गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह गंदा था, मानो कोई राक्षस अभी अभी जमीन से रेंगकर बाहर आया हो। जिस क्षण भाई गोविंद और उसके अंगरक्षक ने इस राक्षस को अंधेरे से निकलते देखा, उन्होंने अंततः शैतान को स्पष्ट रूप से देख लिया। तुम इंसान हो या भूत? भाई गोविंद ने आश्चर्य से कहा। उसके आसपास खड़े उसके भाई डर के मारे पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अव्यवस्थित राक्षस ने उनकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। केवल अग्रवाल परिवार के बुजुर्गों, कमजोरों, महिलाओं और बच्चों को एक ठंडी नजर से देखा, जो लग्जरी बस में पूरी तरह से स्तब्ध थे, और फिर एक भयावह हंसी निकाली। अरे अरे, उस बूढ़े कमीने राघव अग्रवाल ने सोचा था कि उसके परिवार को रिहा करके मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि पूरा अग्रवाल परिवार खत्म हो जाए। वे सब यहीं मर जाएंगे। जैसे ही उसकी तीखी, क्रूर आवाज निकली, उसका शरीर अचानक हिल गया। वह आकृति एक काले धुंध में बदल गई और अचानक उसके सामने अंगरक्षकों पर टूट पड़ी। आह! तीन चीखें गूंजी और तीनों लोग मुश्किल से देख पाए कि कैसे राक्षस ने अपनी चाल चली, इससे पहले कि वे सभी जमीन पर मर गए। जब अन्य दो अंगरक्षकों को एहसास हुआ कि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है, तो वे तुरंत भागने लगे। लेकिन वे बच कैसे सकते थे? जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, पीछे से एक ठंडा, भूतिया हाथ आगे बढ़ा। फिर दो और दयनीय चीखें आईं और दोनों लाशें फिर से जमीन पर गिर पड़ीं। भाई गोविंद ने देखा कि उसके भाई एक-एक करके जमीन पर गिर रहे थे। पूरी तरह से स्तब्ध, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह एक नायक था, लेकिन इस अमानवीय राक्षस का सामना करते हुए वह लड़ने में पूरी तरह से असमर्थ था। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। भाई गोविंद ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और अपनी लोहे की मुट्ठी उठाकर राक्षस पर झपटा। राक्षस ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसके हाथ के एक झटके से एक काली, दुष्ट आभा अचानक भाई गोविंद की ओर बढ़ी। भाई गोविंद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मरा। पलक झपकते ही इन शाखा सदस्यों की सुरक्षा के लिए अग्रवाल परिवार द्वारा भेजे गए सभी अंगरक्षकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दो लग्जरी बसों के अंदर बैठे अग्रवाल परिवार के सदस्य बाहर हुए नरसंहार को देखकर डर से चीख पड़े। बसों के अंदर वे डर के मारे सिमट गए। लेकिन क्या उनके पास अब भी बच निकलने का कोई मौका है? क्या वहां बचने की कोई संभावना है? और इस प्रकार यह निर्दयी राक्षस एक घातक मुस्कान के साथ दो लग्जरी बसों की ओर कदम से कदम मिलाकर चल पड़ा।
उसके हाथ खून से सने हुए थे और उसकी अत्यंत दुष्ट आंखें वध की तीव्र इच्छा से भरी हुई थी। चीखें और हताश चीखें रात भर गूंजती रहीं। नरसंहार, एक राक्षस जिसने दशकों पहले अपनी मानवता खो दी थी, उसके लिए ऐसा नरसंहार केवल मनोरंजन है। अंधेरी रात में ऐसा लग रहा था जैसे सड़क का यह हिस्सा खून से लाल हो गया हो। 2 ट्रक लाशों से भरे सभी उसके हाथों मारे गए। वह खून से सनी लाशों के ढेर के सामने खड़ा था, पागलों की तरह हंस रहा था, अपने खून से सने हाथों को घूरते हुए। वह बंगलुरु शहर की ओर विचित्र ढंग से मुस्कुराया। राघव अग्रवाल, मैं आ गया हूं। ओबे बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने कभी नहीं सोचा था कि बंगलुरु शहर के उपनगरीय इलाके में एक क्रूर नरसंहार हो रहा था, जहां उसके परिवार के निर्दोष सदस्यों को उस विकृत राक्षस द्वारा क्रूरतापूर्वक मार दिया जा रहा था। अब वृद्ध मास्टर अग्रवाल पैतृक हॉल में चुपचाप अकेले बैठे हैं, अपने पैरों को पार करके बौद्ध ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं। उनके वृद्ध हाथों में अभी भी एक बोधि मन का था, जिसे मिस्टर भाटिया ने मास्टर अग्रवाल को उनके 80वें जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया था। हालांकि जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथ में बोधिमाला पकड़े हुए बौद्ध धर्मग्रंथों का पाठ कर रहा था, बोधिमाला अचानक एक झटके से टूट गई। जैसे ही प्रार्थना की माला टूटी, मेरे हाथ में मौजूद मालाएं ठंडी जमीन पर गिरीं, जिससे एक ठंडी आवाज आई। जैसे ही प्रार्थना की माला टूटी, बूढ़े मास्टर अग्रवाल का लंबा शरीर अचानक अंधेरे में हिंसक रूप से कांप उठा, जिसके बाद एक अत्यंत अशुभ और भयानक भावना उसके दिल में उमड़ पड़ी। मास्टर अग्रवाल ने सहज ही अपने दुखते दिल को थाम लिया। पिताजी, प्रदीप अग्रवाल, जो अंधेरे में खड़ा था, चिंता से दौड़कर आया जब उसने देखा कि उसके पिता ने अपना दिल पकड़ लिया है। लेकिन तभी ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। प्रदीप अग्रवाल ने आगे जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ सेकंड रुकने के बाद बूढ़ा आदमी थोड़ा कांप उठा और धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ। वह यहाँ है, वह यहाँ है। बूढ़े आदमी के मुंह से अचानक एक रहस्यमय वाक्य निकला। उसकी गहरी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही लाल खून और आग देख सकता है, और पूरा अग्रवाल परिवार आग की लपटों में घिरा हुआ है। अपने पिता की बातें सुनने के बाद प्रदीप अग्रवाल ने फिर से जमीन पर बिखरे बौद्ध मोतियों की ओर देखा। वह चेहरे पर चिंता के भाव लिए वहीं खड़ा रहा।